हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी का हिस्ट्री बुक से चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं और इसका यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन तो लगभग नहीं आते हैं, ना के बराबर आते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, फिर भी इसको हम लोग पढ़ लेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। मेन जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से आएगा। असली चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन चलिए फिर भी ये दिया हुआ है तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं जल्दी से। तो ये जो पिक्चर है ये बनाया था फ्रेडरिक सोरियो ने 1848 में। ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। इन्होंने 4 प्रिंट बनाए थे, ठीक है। उसमें से एक प्रिंट का पिक्चर ये है। इन्होंने इस प्रिंट में विजुअलाइज़ किया है अपने सपने को, ठीक है। वो सपना देख रहे हैं कि एक ऐसा वर्ल्ड होगा जिसमें सारे जो नेशंस है वो डेमोक्रेटिक होंगे और सोशल रिपब्लिक होंगे। डेमोक्रेटिक मतलब लोगों के पास पावर होगा, और रिपब्लिक मतलब वो लोग अपने जो हेड है उसको इलेक्ट करके लोग चुन के भेजेंगे, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम का नेशंस बनेगा। ऐसा कुछ वो विजुअलाइज करते हुए एक पेंट बनाते हैं। तो उस समय क्या होता था 1848 के टाइम में, जो यूरोप का जो कॉन्टिनेंट था वहाँ पे अभी हम लोग को क्या देखने को मिलता है, कई सारे कंट्रीज़ देखने को मिलते हैं। फ्रांस है, इटली है, ग्रीस है, जर्मनी है। तो इस समय में ये सब कंट्रीज़ नहीं एग्जिस्ट करते थे। इस समय में क्या होता था, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता था। राजा महाराजा होते थे, वो कोई भी टेरिटरी को अपने अंडर ले लेते थे। लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ राजा की तरफ था। लोग कभी भी ऐसे नहीं सोचते थे कि ये मेरा कंट्री है, ये मेरा देश है, ठीक है, ये लोग सब अपने ही लोग हैं। ऐसा थिंकिंग ही नहीं था उस समय। उस समय एक ही थिंकिंग था कि जो राजा जीत गया है वो उसी राजा के प्रति हमें वफादारी दिखाना पड़ेगा। ऐसा कुछ थिंकिंग था। तो ये प्रिंट में दर्शाते हैं कि जो वर्ल्ड है वो अब क्या चीज़ का बना हुआ है, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक से बना हुआ है। द फर्स्ट प्रिंट जो फिगर 1 में दिखाया गया है ऑफ द सीरीज शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस, मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाई इट। तो इस पहला प्रिंट में दिखाया गया है कि जो यूरोप और अमेरिका के लोग हैं वो लोग मतलब मैन और वुमेन भी हो सकते हैं, सभी एजेस के, सभी सोशल क्लास के, ठीक है। सभी लोग एक लंबे लाइन से चल आ रहे हैं और चलते चलते ये लोग होमेज मतलब रेस्पेक्ट शो कर रहे हैं किसको, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में, ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। यहाँ पे सब लोग, ये काफ़ी लंबा लाइन है, यहाँ से सब चलते हुए आ रहे हैं और यहाँ पे होमेज पे कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एज यू वुड रिकॉल, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम के जो आर्टिस्ट हुआ करते थे उन्होंने लिबर्टी मतलब आज़ादी को एक फीमेल के रूप में कंसिडर किया था, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि उनके हाथ में क्या है, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है एक हाथ में, और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन। चार्टर मतलब डॉक्यूमेंट है जिसमें इंसान का क्या क्या राइट्स है वो लिखा हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको थोड़ा जूम करते हैं, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन है, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द शैटर्ड रिमेन्स, शैटर्ड मतलब ब्रोकन रिमेन्स ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। तो जैसा कि हम अभी आपको बता रहे थे कि इस समय में 17th 18th सेंचुरी में जो यूरोप था वहाँ पे नेशंस नहीं हुआ करते थे। वहाँ पे क्या था, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या फिर बोल सकते हैं एब्सोल्यूटिज्म चलता था। एब्सोल्यूटिज्म क्या होता है, ऐसा गवर्नमेंट जिसका पावर का कोई सीमा ना हो, गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। इसको यहाँ पे जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, राजा महाराजा के सिस्टम होते हैं, ठीक है। काफ़ी सेंट्रलाइज्ड पावर होता है यहाँ पे, मिलिटरीलाइज होता है और डिप्रेसिव, लोगों को यहाँ पे लोगों का आवाज़ यहाँ पे दबा दिया जाता है। लोग क्या बोलते हैं इससे कोई मतलब नहीं है। जैसा गवर्नमेंट चाहे, जैसा राजा चाहिए, जैसा किंग चाहे, वैसा ही यहाँ पे काम होगा। तो ऐसा जो सिस्टम है एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस, इन सब का टूटा हुआ जो रिमेन्स है वो यहाँ पे ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या फिर एब्सोल्यूटिज्म है वो खत्म हो चुका है, और अब क्या आने वाला है कॉन्टिनेंट में, डेमोक्रेसी एंड सोशल रिपब्लिक का सिस्टम आने वाला है। बातें करें को समझ रहे हैं। चलिए ज़रा टेंशन नहीं लेना, यहाँ से कुछ समझ में नहीं भी आए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए ले लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम या फिर बोल सकते हैं नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इन सोरियो कौन है, ये जो आर्टिस्ट है जिनका नाम था फ्रेडरिक सोरियो। इनके यूटोपियन विजन में, यूटोपियन मतलब परफेक्ट सिचुएशन, आइडियल सिचुएशन, ठीक है। तो इनकी सपनों की दुनिया में जो वर्ल्ड के लोग हैं वो ग्रुप होंगे एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। वो उनका इमेजिनेशन में वो ऐसे वर्ल्ड को इमेजिन करते हैं जहाँ पे जो लोग हैं वो लोग एक साथ ग्रुप होंगे और क्या बनाएंगे, नेशंस बनाएंगे, और हर एक नेशन का अपना एक फ्लैग होगा, नेशनल कॉस्ट्यूम होगा, ठीक है, ड्रेस होगा। लीडिंग द प्रोसेशन, ये जो लाइन है लोगों का कतार जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस लाइन में सबसे पहले कौन खड़ा है, यूनाइटेड नेशंस और स्विट्जरलैंड खड़ा है। और ये लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे पहुँच चुके होंगे यूनाइटेड नेशंस और स्विट्जरलैंड के लोग। मतलब इन लोगों को क्या मिल चुका है, लिबर्टी मिल चुका है, और ये लोग ऑलरेडी नेशन बन चुके हैं, ठीक है। ये रहा, विच बाई दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। फिर यूएस और स्विट्जरलैंड के बाद आता है लाइन में फ्रांस। फिर उसके बाद आता है जर्मनी। जर्मनी का जो फ्लैग है ब्लैक रेड और गोल्ड फ्लैग, वो लोग वो होल्ड किए हुए हैं। ये रहा ब्लैक रेड और गोल्ड फ्लैग, ये लोग होल्ड किए हुए हैं।
उसके बाद इंटरेस्टिंगली आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि जिस समय में फ्रेडरिक सोरियो ने ये पेंट बनाया था, उस समय में जर्मनी बोल के कोई नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। उस समय सिर्फ क्या था, एक रिवोल्यूशन चल रहा था जहाँ पे वो लोग जो जर्मन बोलते थे उनको यूनाइट करने का कोशिश किया जा रहा था, ठीक है। जर्मनी बोल के कोई ऐसा कंट्री नहीं था, उसके बदले में वहाँ पे क्या था, प्रूसिया बोल के कुछ था। चलिए आगे देखेंगे, फिलहाल ये सब अभी छोड़िए। और क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग द जर्मन, जर्मनी के पीछे कौन कौन था, ऑस्ट्रिया था, किंगडम ऑफ टू सेसेल्स, फिर लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगेरी और रशिया, ये सब कंट्रीज़ थे। और हेवन से ऊपर में आप स्काई में देख पाएंगे कि वहाँ पे क्राइस्ट, सेंट्स, एंजल्स, ये सब ये सीन को देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये रहा आसमान में ये सभी जो क्राइस्ट है, सेंट है, वो सब यहाँ नीचे देख रहे हैं कि अर्थ पे क्या क्या हो रहा है। तो ये क्या सिम्बलाइज़ करता है, ये सिम्बलाइज़ करता है कि जितने भी कंट्रीज़ है, नो मैटर कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, कहाँ से आते हैं, ठीक है, कौन सा रूलर है, इस सब का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बोला जा रहा है कि एक ही गॉड के सभी बच्चे हैं। तो ये क्या सिम्बलाइज़ कर रहा है, ये सिम्बलाइज़ करता है कि लोगों में क्या है, फ्रैटर्निटी है। फ्रैटर्निटी मतलब ब्रदरहुड है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि ये सिम्बलाइज़ करता है फ्रैटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। समझे इतना। और आगे देखते हैं। और 19th सेंचुरी मतलब 1800 से लेके 1900 तक, ये जो टाइम है, तो 19th सेंचुरी में जो नेशनलिज्म था वो काफ़ी जोर शोर से उभर के आया। मतलब देशभक्ति का जो भावना है लोगों में, वो नया तरह से जागरूक हुआ। पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या देखने को मिला, अब ये नेशनलिज्म कैसे डेवलप हुआ हम देखेंगे अभी, ठीक है, डिटेल में। आपसे अभी सुनते चलिए। तो नेशनलिज्म का जो भावना उभर के आया, इसका रिजल्ट क्या देखने को मिला, रिजल्ट देखने को मिला कि इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। तो पहले जो यूरोप के अंदर मल्टीनेशनल मतलब डायनेस्टिक एम्पायर, जो राजा महाराजा थे वो कितने भी बड़े रीजन पे अपना कंट्रोल करके रखे हुए थे, ये सिस्टम को हटा के अब क्या आ गया, इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट, कंट्री का सिस्टम आ गया, ठीक है। कि ये रीजन एक लोगों को बिलोंग करता है, ये रीजन एक लोगों को बिलोंग करता है, ये कंट्री है, ठीक है। और यहाँ का जो भी राजा होगा, जो भी गवर्नमेंट होगा, वो सिर्फ इसी रीजन को कंट्रोल करेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे इमर्ज होकर आया। और आज के टाइम में जो हम मॉडर्न स्टेट देखते हैं, मतलब कोई भी कंट्री देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक सेंट्रलाइज्ड पावर होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है जो एक्सरसाइज करता है सोवरियन कंट्रोल, ठीक है। अपना पावर को डोमिनेट करता है किस रीजन में, ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो आज के टाइम पे हम जो भी मॉडर्न स्टेट देखते हैं, जो भी कंट्री देखते हैं, मान लीजिए इंडिया ही है, तो इंडिया एक मॉडर्न स्टेट है जहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और वो अपना पावर सिर्फ अपना क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी, इंडिया का जो नेशनल बाउंड्री है, उसी के अंदर अपना पावर को एक्सरसाइज करता है, उससे बाहर उसको कोई छेड़छाड़ करने का हक नहीं है। तो ये जो मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ये जो आज हम देख पा रहे हैं, तो ये काफ़ी लंबे समय से डेवलप होकर आया हुआ है, ठीक है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। अब यहाँ पे एक और टर्म है जिसको बोलते हैं नेशन स्टेट। नेशन स्टेट क्या होता है, नेशन स्टेट वॉज वन इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम से डिफरेंस पूछ सकते हैं मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट के बीच में। नेशन स्टेट का मतलब होता है कि जो लोग हैं ना, मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन इंक्लूडिंग द रूलर्स, ठीक है, जो रूलर है और जो लोग हैं वो सब एक भावना डेवलप करेंगे अपने अंदर कि वो सबका आइडेंटिटी सेम है। सिर्फ मैं करके नहीं सोच के क्या सोचेंगे, अब हम करके सोचेंगे कि हम लोग, ठीक है। और क्या करेंगे, सबके अंदर ये फीलिंग होगा कि हम लोग का हिस्ट्री या फिर हम लोग के जो पूर्वज थे वो सब सेम है। तो ऐसा अगर लोगों में फीलिंग डेवलप हो जाए तो वो ग्रुप ऑफ लोगों को क्या बोलेंगे, नेशन स्टेट बोलेंगे। समझे। और मॉडर्न स्टेट का मतलब समझ गए, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर होगा वो एक स्पेसिफिक क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी जो है उसके अंदर ही वो अपना पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। समझे। चलिए, तो ये दो डेफिनेशन आप तैयार कर लीजिएगा मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट के बीच में। बाकी यहाँ से क्वेश्चंस तो नहीं के बराबर आएगा। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, ठीक है। अब यहाँ से आपका असली चैप्टर स्टार्ट होता है। जो भी क्वेश्चन बनेंगे मेनली यहीं से बनेंगे, मतलब इसके आगे के पार्ट से। चलिए देखते हैं क्या है। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। सबसे पहला जो देशभक्ति का भावना जो है वो कहाँ देखने को मिला था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में देखने को मिला था, जो हुआ था 1789 में। बस इसको याद कर लीजिए। आगे मूव करते हैं। तो 1789 से पहले फ्रांस क्या था, एक रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क, वहाँ पे राजा होते थे और वो उसको रूल करते थे। लेकिन जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो काफ़ी चीज़ चेंजेस हुआ। देखते हैं क्या चेंजेस हुआ। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। देखिए, तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जो भी पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए, उस चेंजेस का इम्पैक्ट क्या पड़ा, सोवरेनिटी मतलब पावर जो है वो ट्रांसफ़र हो गया फ्रॉम मोनार्की टू बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। राजा के हाथ से पावर किसके हाथ में चला गया, लोगों के हाथ में चला गया। ये मेन इम्पैक्ट हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि व्हाट वाज द मेजर चेंज दैट ऑकर्ड इन द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिनेरियो ड्यू टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन यूरोप। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, जो ब्लू अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पे, ये लिखना पड़ेगा, ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। समझ रहे हैं बात का गहराई। चलिए आगे मूव करते हैं। The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny।
तो ये रिवॉल्यूशन में ये बता दिया गया कि अब से जो लोग हैं ना, फ्रांस के जो भी लोग हैं, वो लोग नेशन बनाएंगे और उसका डेस्टिनी भी लोग ही डिसाइड करेंगे कि देश कहाँ जाएगा, किस दिशा में डेवलप करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान क्या क्या किया गया था। तो फ्रेंच जो रिवोल्यूशनरीज थे, जो लोग ये रिवॉल्यूशन लेके आए थे, रिवॉल्यूशन मतलब बदलाव, ठीक है, कोई भी बड़ा चेंज को रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो फ्रांस में जो ये बदलाव जो लोग लेके आ रहे थे, उनका मेन एम क्या था? टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग्स द फ्रेंच पीपल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब ही है कि यहाँ पे लोगों को में क्या डेवलप करना है, नेशन स्टेट का भावना डेवलप करना है कि अब हमें एक कंट्री बन जाना चाहिए, राजा महाराजा को का चक्कर छोड़ो, अब हमें एक कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब हम मान के काम करना है। ठीक है, कि हम हमारा पूर्वज सेम है, हम सब एक ही भाषा बोलते हैं, हम सब एक ही टाइप के लोग हैं। ठीक है, तो ये कलेक्टिव आइडेंटिटी का भावना डेवलप करना ही मेन एम था। तो इसके ऊपर भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऐसे पूछेंगे कि व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज। तो आपको ये लिखना होगा टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग्स द फ्रेंच पीपल। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। तो कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करने के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने कुछ काम किए। तो क्या क्या काम किए? पहला नंबर, द आइडियाज़ ऑफ ला पैट्री मतलब द फादरलैंड एंड ले सिटी ऑन द सिटीजन इम्फेसाइज द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ये दो आइडिया को स्प्रेड किया गया, ले पैट्री और ले सिटी ऑन का। और यह आइडियाज़ का मतलब होता है कि जो भी लोग हैं वो सब एक साथ हैं, सभी का राइट्स इक्वल है और सभी एक ही कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, सबका जो जन्मभूमि है वो सेम है, समझे, एक ही देश के सब निवासी है, तो सबको इक्वल राइट मिलेगा। यह आइडिया को स्प्रेड किया गया, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा, फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज ने और क्या क्या किया? अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। तो पहले जो मोनार्की मतलब जो राजा का रॉयल स्टैंडर्ड वाला जो फ्लैग था उसको हटा के क्या लाया गया? एक नया फ्रेंच फ्लैग लाया गया, 3 रंगों वाला। ये दूसरा काम किया गया। ठीक है, झंडे से भी लोगों को एक आइडेंटिटी मिलता है कि हम लोग एक इसी झंडे के अंदर में है। ठीक है, मतलब एक कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करने में ये हेल्प करेगा। तो ये हो गया इनका दूसरा काम फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज का। अब देखते हैं उन्होंने आगे क्या किया। तीसरा उन्होंने किया, द स्टेट्स जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। स्टेट जनरल जो होता था ये बोल सकते हैं मंत्रिमंडल, जहाँ पे लोग बैठते थे, बोल सकते हैं मिनिस्टर बैठते थे, और ये लोग किंग जो थे उनको एडवाइस करते थे। तो स्टेट जनरल जो थे इनके कौन कौन मंत्री बनेंगे ये पहले किंग डिसाइड करते थे, लेकिन अब इसके जो मेंबर्स है वो कौन डिसाइड करेंगे? एक्टिव सिटीजन्स, लोग अपने मेंबर्स चुन के यहाँ पे भेजेंगे। ठीक है, और इसका नाम स्टेट जनरल से चेंज करके क्या रख दिया गया? नेशनल असेंबली रख दिया गया। ठीक है, चलिए, मतलब समझ सकते हैं कि आज के टाइम में जैसे हम लोग का पार्लियामेंट होता है वैसा ही कुछ ये था, नेशनल असेंबली। आगे और चौथा मेजर पे मूव करते हैं। न्यू हाइम्स वेयर कंपोज, ओथ्स टेकन एंड मार्टर्स कमेमोरेटेड ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। तो नया गीत कंपोज किया गया। ठीक है, नए नए शपथ लिए गए और जो भी शहीद लोग थे उन सबको याद किया गया और सभी नेशन के नाम पे किया गया कि ये लोग फ्रांस के लिए जान देने वाले लोग हैं, कोई राजा महाराजा के लिए इन्होंने शहीद नहीं किया। ठीक है, तो ये था चौथा मेजर। तो 1 2 3 4, अब मूव करते हैं 5वें नंबर पे। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन इट्स टेरिटरी। अब देखिए, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मतलब अगर किंग या फिर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रहा है तो उस पॉलिसी को लोगों तक कैसे पहुंचाना है, लोगों का टैक्स गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचाना है। तो जो भी प्रशासन का सिस्टम था तो उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करेगा और सभी के लिए एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया, सभी सिटीजन्स के लिए जो उस टेरिटरी में रहते हैं। ठीक है, तो ये अगला चेंज किया गया। इसके बाद और एक चेंज किया गया, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज वर एबोलिश्ड एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वॉज एडॉप्टेड। अब मान लीजिए ये है फ्रांस इतना बड़ा, तो इसके अंदर अलग अलग रीजन में पहले लोग बटे हुए थे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ कोई अगर सामान मूव कर रहा है एक रीजन से दूसरे रीजन में तो यहाँ पे टैक्स देना पड़ता था, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है सामान तो यहाँ पे भी टैक्स देना पड़ेगा। तो ये इन सभी टाइप का जो कस्टम ड्यूटी है, जो टैक्स है, उसको एबोलिश कर दिया गया और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट, और हर जगह जो एक ही वेट का मेजर है वो अपनाया गया। ठीक है, पहले तो था कि जो वेट और मेजर का सिस्टम था वो अलग अलग था। मान लीजिए कहीं पे 1 मीटर कपड़ा इतना बड़ा होता है और यहाँ पे 1 मीटर कपड़ा इतना ही बड़ा होता है। तो ये सब जो डिफॉल्ट था इसको क्लियर किया गया, यूनिफॉर्म सिस्टम, हर जगह एक ही वेट और एक ही मेजर्स को यूज़ करने लगे। ठीक है, ये था अगला मेजर। फिर अगला देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने काम किया। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड, जो भी रीजनल लैंग्वेज था उसको डिस्करेज किया गया कि सब लोग अब एक ही लैंग्वेज को फॉलो करेंगे और वो लैंग्वेज था फ्रेंच लैंग्वेज। तो पेरिस में जैसा लैंग्वेज, जैसा फ्रेंच बोला जाता था और जैसा लिखा जाता था वैसा ही फ्रेंच को प्रमोट किया जाने लगा और ये कॉमन लैंग्वेज बन गया नेशन का। तो ये सब कुछ मेजर्स है जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज ने अपनाया, क्या करने के लिए? टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग्स द फ्रेंच पीपल। समझे इतना? अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आपसे कि एनालाइज द मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग्स द फ्रेंच पीपल। तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। अब डिपेंड करेगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ तो 3 पॉइंट लिखना पड़ेगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ तो 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। The revolutionaries further declared that it was the mission and destiny of the French nation to liberate the peoples of Europe from despotism. In other words, to help other peoples of Europe to become nations.
अभी हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले देखा था कि फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज़ का एक एम क्या था कि फ्रेंच पीपल में कलेक्टिव आइडेंटिटी का सेंस पैदा करना, ठीक है। मतलब ये लोग रियलाइज़ करिए कि हम लोग सब एक ही पूर्वज के सब संतान हैं, ठीक है। ये रियलाइज़ करना यहाँ पे एक एम था। लेकिन फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज़ का एक एम और भी था, वो एम था कि यूरोप में जितने भी लोग हैं उन सबको डेस्पोटिज्म से लिबरेट करना, मतलब राजा महाराजा के अंडर से फ्री करना और उनको ये रियलाइज़ करवाना कि वो लोग भी क्या बन सकते हैं, नेशंस बन सकते हैं, ठीक है। तो ये उनका दूसरा एम था कि टू हेल्प अदर पीपल्स ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब जो ये फ्रांस में जो इवेंट्स हो रहा है इसका न्यूज़ डिफरेंट सिटीज़ में पड़ा यूरोप के, तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स और अदर मेंबर्स थे लाइक एडुकेटेड मिडिल क्लास, ये लोग भी क्या करने लगे, जैकोबिन क्लब सेटअप करने लगे। जैकोबिन क्लब क्या होता है, ये एक पॉलिटिकल क्लब होता है जिसको कौन सेटअप किया है, स्टूडेंट एंड एडुकेटेड मिडिल क्लास ऑफ यूरोप, ठीक है। और इनका एम क्या होता है, टू रिप्लेस ऑटोक्रेटिक रिजाइम्स इन यूरोप विद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। समझे इतना। इसके ऊपर जैकोबिन क्लब्स के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, तो इतना आप तैयार कर लीजिएगा यहाँ से। तो जैकोबिन क्लब्स अपना एक्टिविटीज़ और कैंपेन्स के जरिए फ्रेंच आर्मीज़ को अपने कंट्री में इन्वाइट किए। उस समय कंट्री तो नहीं था, जो भी किंगडम था उसमें इन्वाइट किए। कहाँ कहाँ पे इन्वाइट किए, जैसे कि हॉलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया और इटली हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ बात आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आगे मूव करते हैं। विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी डेट केम अंडर हिज कंट्रोल, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। तो देखिए नेपोलियन कौन है। अब ये जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज थे, इनके जो लीडर थे, जो इनको लीड कर रहे थे, वही है नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। तो देखिए सबसे पहले तो नेपोलियन ने फ्रांस में जो चेंजेस लाया था, मतलब रिफॉर्म्स जो लेके आए थे, वही सब रिफॉर्म्स अब वो बाकी सब रीजन्स है जहाँ पे इनका कंट्रोल आ गया था, वहाँ पे भी वो सब रिफॉर्म्स लेके आ रहे थे, ठीक है। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि नेपोलियन का मेन एम क्या था, मोनार्की को अपोज करना और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लेके आना, ठीक है, लोगों के हाथ में पावर देना, एक नेशन स्टेट बनाना। लेकिन अब ये जो रिवोल्यूशन था ना, फ्रेंच रिवोल्यूशन, अब ये सारा रिवॉल्व कर रहा था अराउंड नेपोलियन। नेपोलियन ही यहाँ पे हेड बन चुका था। तो कहीं ना कहीं मोनार्की को अवॉइड करते करते ये नेपोलियन खुद ही एक मोनार्की का फॉर्म ले रहा था, ठीक है, खुद ही एक लीडर की तरह काम कर रहा था। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय तो कर ही दिया था फ्रांस में, लेकिन ये कुछ चेंजेस भी लेके आए थे। कौन से चेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जो उन्होंने चेंज लेके आया हुआ था, अभी देखेंगे क्या क्या चेंजेस वो लाए थे। तो ये नेपोलियन जो चेंजेस लेके आए थे इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड, प्रशासन किस तरीके से किया जाए, ये चेंजेस मतलब काफ़ी अच्छे थे और ये जो पूरा सिस्टम है उसको काफ़ी रैशनल और इफिशियंट बना दिया, ठीक है। काम करने का एफिशिएंसी काफ़ी इंप्रूव हो गया उस चेंजेस से। अभी देखेंगे क्या क्या वो चेंजेस थे। इन्होंने एक कोड बनाया जिसको बोलते हैं सिविल कोड ऑफ 1804। इसको हम लोग यूजुअली नोन एज नेपोलियनिक कोड, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, बताएंगे अभी। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि नेपोलियन ने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट दिया था जिसको सिविल कोड ऑफ 1804 या फिर नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं। तो नेपोलियनिक कोड डीड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। तो सबसे पहला काम तो इसने ये किया, डीड अवे मतलब रिमूव, ठीक है, बर्थ के अनुसार जो भी फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है, उस फायदे को रिमूव कर दिया, ठीक है। नो मैटर कोई गरीब घर में पैदा हो रहा है, कोई अमीर घर में पैदा हो रहा है, तो जो अमीर वाले को जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा था वो सब बेनिफिट हटा दिया, ठीक है, अब सब इक्वल रहेंगे। दूसरा इसने क्या किया, इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के लिए सब कोई समान है, ये दूसरा चेंजेस लाया। और तीसरा सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, अगर कोई इंसान ने प्रॉपर्टी खरीदा है अपने पैसे से तो वो प्रॉपर्टी उसी को बिलोंग करेगा या फिर उसके बच्चे को बिलोंग करेगा, तो राइट टू प्रॉपर्टी रहेगा ये, ठीक है। तो ये सब चेंजेस ये नेपोलियनिक कोड में बताया गया था। इसके साथ साथ और भी कुछ चेंजेस थे, देखिए। दिस कोड मतलब ये नेपोलियनिक कोड was exported to the regions under French control. In the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy, Germany, Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system, and freed peasants from serfdom and monarchical dues. तो ये जो नेपोलियनिक कोड था इसको बाकी सब रीजन में भी फैलाया गया और इन सब कंट्रीज़ में, डच रिपब्लिक हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इटली, जर्मनी, ये सब फ्रेंच कंट्रोल में आ चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे नेपोलियन ने कुछ चेंजेस लाया। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाई कर दिया, फ्यूडल सिस्टम को एबोलिश कर दिया। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, फ्यूडल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो राजा महाराजा होते हैं वो लोग जो नागरिक है उसको लैंड प्रोवाइड करेंगे और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, किसी भी चीज़ से एनिमी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे और बदले में इन लोगों को राजा को टैक्स पे करना होगा, अपना सर्विस और लॉयल्टी ऑफर करना होगा, ठीक है। तो ये जो फ्यूडल सिस्टम था ये नेपोलियन ने एबोलिश कर दिया, अब राजा महाराजा का सिस्टम ही खत्म कर दिया इसने। फिर फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडॉम। सर्फडॉम क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई लैंड है, ठीक है, तो कोई एक पीजेंट है, कोई एक फार्मर है जो इस लैंड पर ही खेती करेगा। ये बाय बर्थ ये तय हो जाता था कि इस इंसान को हमेशा ज़िंदगी भर के लिए इस लैंड के प्रति काम करना है, इस लैंड का मालिक जो भी हो इस इंसान को इसी ज़मीन पर काम करना है। तो ये सर्फडॉम को भी रिमूव कर दिया गया। फिर मोनार्कियल ड्यूज, जो भी राजा को टैक्स वगैरह दिया जाता था, जो भी पैसा दिया जाता था, वो सब सिस्टम हटा दिया गया, ठीक है। ये सब चेंजेस लाया नेपोलियन ने। और देखिए और भी कुछ लाया इन्होंने। इन द टाउन्स टू गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। गिल्ड क्या होता है,
ये एक ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स होते हैं जो काफ़ी मतलब नियम कानून के साथ चलते थे, तो ये गिल्ड रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया। ठीक है, उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं गिल्ड के बारे में, सिर्फ आप ये याद कर लीजिए कि गिल्ड रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया। फिर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी काफ़ी इंप्रूव किया गया। तो ये सब चेंजेस लाया गया नेपोलियन के द्वारा, ठीक है, ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो पीजेंट्स थे, आर्टिस्ट थे, वर्कर थे और जो न्यू बिजनेसमैन थे, ये लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे नया नया जो आज़ादी मिला है उसको। ठीक है, जो बिजनेसमैन है, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर है, ये लोग अब ये बात को रियलाइज़ कर रहे थे कि अगर लॉ यूनिफॉर्म हो, हर जगह इक्वल लॉ हो, स्टैंडर्डाइज्ड वेट और मेजर्स हो और कॉमन करेंसी हो, तो ये सब चीज़ों से काफ़ी आसान हो जाता है ट्रेड करना। ठीक है, ये सब चीज़ें फैसिलिटेट करती है मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। समझे इतना? तो ये तो हो गया पॉजिटिव इंपैक्ट नेपोलियन का। बात करते हैं कुछ नेगेटिव इंपैक्ट पे। तो देखिए, इन द एरियाज कंकर्ड द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, पहले समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखिए, जो एरियाज़ जो नेपोलियन ने कब्जा किया था या फिर फ्रेंच ने जो कब्जा किया था, उन सब एरियाज़ में जो लोकल पॉपुलेशन थे उनका रिएक्शन मिक्स था। मतलब कुछ लोग खुश भी थे, कुछ लोग नाराज़ भी थे। शुरू में इनिशियली कई सारे प्लेसेस में, जैसे कि हॉलैंड हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान, वॉर्सो, ये सब ऐसी जगह है जहाँ पर शुरू में फ्रेंच आर्मी को काफ़ी वेलकम किया गया था। इन लोगों को एज अ हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी माना गया था। मतलब हम लोगों को कोई आज़ादी दिलाएगा तो कौन दिलाएगा? ये फ्रेंच आर्मी ही दिलाएगा। ये फीलिंग के साथ इनको वहाँ पे वेलकम किया गया था। लेकिन जो इनिशियल इंथुजियाज़म था वो तुरंत दुश्मनी में बदल गया, एनिमिटी, हॉस्टिलिटी में बदल गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सबको समझ में आने लगा कि जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है, प्रशासन करने का जो तरीका है, कौन सा तरीका, ये सब यूनिफॉर्म लॉ हो, स्टैंडर्डाइज वेट हो, मेजर हो, कॉमन करेंसी हो, और भी कई सारे जो अरेंजमेंट किए गए थे जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट के तहत आते हैं, ये पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ मैच नहीं कर रहा था। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फ्रीडम थोड़ा डिक्रीज़ हो गया था, तो इसका एडवांटेज और इसका डिसएडवांटेज उतना तालमेल नहीं बैठा पा रहा था। इंक्रीज टैक्सेशन, देखिए क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था। टैक्स का रेट बढ़ गया था। सेंसरशिप क्या होता है? मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, सरकार के खिलाफ आप कुछ भी गलत नहीं बोल सकते हैं, तो ये चीज़ आ गया था। फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कंक्वर द रेस्ट ऑफ यूरोप, और ज़बरदस्ती लोगों को, इन सब रीजन के लोगों को ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मी में भर्ती कराया जा रहा था ताकि यूरोप के बाकी एरिया को कैप्चर कर पाए। तो ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं आया। ऑल सीम टू आउटवेक द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। तो ये जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट का जो एडवांटेज है, ये सब जो डिसएडवांटेज है, ये इसका एडवांटेज को खत्म कर दे रहे थे। वो यहाँ पे लिखा है, आउटवेक कर रहे थे। बातें कर रही वो समझ रहे हैं? तो ये हमने खत्म किया फ्रेंच रिवॉल्यूशन को। चलिए देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, आपको क्या क्या चीज़ यहाँ से तैयार करना है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यहाँ से पूछेंगे कि नेम द सिविल कोड ऑफ 1804 विच इक्वलाइज्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी इन फ्रांस। वो कोड का नाम बताइए। तो वो कोड का नाम क्या होगा? नेपोलियनिक कोड। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, डिस्क्राइब एनी 3 रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन इन द टेरिटरीज ही कंकर्ड। तो जो इलाके वो अपने कब्जे में लिया था, वहाँ पे क्या क्या रिफॉर्म्स लाया था, तो यहाँ से कोई भी 3 रिफॉर्म आपको लिख देना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे कि नेपोलियन हैड डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड इफिशिएंट। एनालाइज द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट। आपको ये पूरा स्टेटमेंट दे देंगे, ये लाल से अंडरलाइन किया हुआ है, और बोलेंगे इसको एनालाइज कीजिए। तो आपको ये सब बात लिखना है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज दोनों का भी। ठीक है, नेक्स्ट पेज में जो दिया है डिसएडवांटेज, वो भी लिखना है आपको यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे इस टॉपिक से, यहाँ से ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो येलो से हाईलाइट किया हुआ है। इसके ऊपर आपसे पूछेंगे कि हाउ डिड द लोकल पीपल इन द एरियाज कंकर्ड बाय नेपोलियन रिएक्ट टू फ्रेंच रूल, एक्सप्लेन। लोकल पीपल ने कैसे रिएक्ट किया, तो आपको ये सब पॉइंट लिखना पड़ेगा यहाँ पे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? इतना आप तैयार कर लेंगे तो यहाँ से कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा नहीं, इसी में से घूर फिर के क्वेश्चन आता रहेगा। फिर एक क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ लेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशंस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। सबसे पहले नेशनलिज्म यूरोप में कहाँ, किस रूप में दिखा था? तो 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ से। तो सबसे पहले क्या हुआ था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपको टिक कर देना है। तो अभी तक हमने समझ लिया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ कब था, इनका मेन एम क्या था। ठीक है, फिर जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट किए जिससे कि सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी प्रमोट हो। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि ये रिवॉल्यूशन कैसे अदर एरियाज़ में स्प्रेड हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। फिर आप यहाँ पे देखे थे कि नेपोलियन ने जो कोड इंट्रोड्यूस किया था, जिसको बोलते हैं सिविल कोड ऑफ 1804 या फिर नेपोलियनिक कोड, इसके अंदर क्या क्या मेजर्स लिए गए। ठीक है, क्या क्या न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए गए, वो हमें पता चला यहाँ पे। इसके बाद हमने देखा कि जो लोकल पॉपुलेशन था उनका क्या रिएक्शन था फ्रेंच रूल की तरफ, वो हमने देखा यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ चुका होगा। अब स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक,
द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में देशभक्ति का भावना कैसे डेवलप हुआ। अगर आप मिड 18th सेंचुरी यूरोप का मैप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उस समय कोई नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था, मतलब कोई कंट्री नहीं एग्जिस्ट करता था। अगर आज का डेट का आप मैप देखेंगे तो आपको पता है कई सारे कंट्रीज़ है यूरोप में, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, पोर्चुगल, इटली, जर्मनी, पोलैंड। तो ये सब जो नेशन स्टेट यानी कंट्रीज़ थे वो उस समय एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो उस समय यूरोप में क्या होता था, किंगडम्स, डचीज, कैंटन्स, ये सब हुआ करते थे, मतलब राजा महाराजा का सिस्टम चलता था, जिसके जो रूलर होते थे उसके अंदर ऑटोनोमस टेरिटरी, जितना वो कैप्चर करके रख पाए उतना रीजन उसके अंडर होता था, ठीक है। और यहाँ पे जो लोग रहते थे वो लोग डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। लोगों के अंदर ऐसा कलेक्टिव आइडेंटिटी का भावना था ही नहीं, ठीक है। वो सब लोग का यूनाइटेड थे सिर्फ एक चीज़ से कि हम लोग का राजा सेम है, बाकी लोगों में ना कल्चर सेम था, ना लैंग्वेज सेम था, सब अलग अलग चीज़ था, ठीक है। ऑफन दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे एक राजा के अंडर रहकर ही, ठीक है। एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, और अलग अलग एथनिक ग्रुप्स को भी बिलोंग करते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हैब्सबर्ग एम्पायर का एग्जाम्पल लें जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी रीजन में स्प्रेड था, तो यहाँ पे इस एम्पायर के अंडर अल्पाइन रीजन आता था। तो अल्पाइन रीजन के जो एरिस्टोक्रेसी होते थे, अब देखिए उस समय जो यूरोप था ना, वहाँ के जो सोसाइटी था वो दो क्लास में बटा हुआ था, एक था एरिस्टोक्रेसी और दूसरा था पीजेंट्स। एरिस्टोक्रेसी में हाई क्लास के लोग आते थे, रिच लोग, और पीजेंट्स में आप समझ ही गए गरीब लोग आते थे। तो जो अल्पाइन रीजन में जो एरिस्टोक्रेसी था, यहाँ ये लोग मेनली जर्मन बोलते थे, और इसके अंदर जो था इटालियन बोलने वाले भी लोग थे। फिर हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर हंगरी भी आता है, तो हंगरी में आधा पॉपुलेशन मैग्यार बोलते थे और बाकी आधा पॉपुलेशन अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। ये सब याद नहीं करना है, सिर्फ समझ से चलिए सबको, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। फिर गलीशिया में, ये सब हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर ही आते हैं, ठीक है। गलीशिया में जो एरिस्टोक्रेसी था, मतलब जो हाई क्लास के लोग थे, वो लोग पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। और बिसाइड्स दिस थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स, इन तीनों डोमिनेंट ग्रुप्स के अलावा, कौन डोमिनेंट ग्रुप्स, अल्पाइन रीजन के एरिस्टोक्रेसी और हंगरी के एरिस्टोक्रेसी और गलीशिया के एरिस्टोक्रेसी, इन तीनों के अलावा देयर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर अ मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट पीपल। एरिस्टोक्रेसी के अलावा कौन रहते थे, काफ़ी लार्ज नंबर में पीजेंट रहते थे, ठीक है, जो वर्कर्स थे। तो इतना डिफरेंस लोगों में था, इतना डिफरेंस डिड नॉट इजीली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। तो जब किसी भी रीजन में इतना डिफरेंस हो तो लोग कैसे आपस में यूनाइटेड हो, ठीक है। तो ऐसा माहौल था उस समय यूरोप का। तो ऐसा माहौल होने का बावजूद भी कैसे नेशनलिज्म, मतलब देशभक्ति का भावना डेवलप हुआ। जब देश ही नहीं है तो देशभक्ति का भावना कैसे डेवलप होगा, तो ये कैसे हुआ अब हम लोग इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज, देशभक्ति और कंट्री का भावना कैसे उभरा। तो इसको समझने से पहले थोड़ा और हम लोग स्ट्रक्चर में जानेंगे। देखिए अगला टॉपिक है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अभी हम आपको क्या बोले कि यूरोप का सोसाइटी दो क्लास में बटा हुआ था, एक है एरिस्टोक्रेसी और दूसरा है पीजेंट्स। तो एरिस्टोक्रेसी तो हम समझ ही चुके हैं, न्यू मिडिल क्लास को समझना है। चलिए एक बार आप फिर से देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सोशली और पॉलिटिकली जो एरिस्टोक्रेसी था, जिनके पास लैंड था, ठीक है, ये लोग लैंड के ओनर थे, तो ये डोमिनेंट क्लास था पूरे कॉन्टिनेंट में। कौन सा कॉन्टिनेंट, यूरोप, ठीक है। तो ये लोग डोमिनेंट क्लास थे, पहला इनका फीचर ये हो गया। यहाँ के जो मेंबर्स थे, मतलब ये जो लोग थे एरिस्टोक्रेसी वाले लोग, वे आर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। अब देखिए कई सारे अंपायर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ के रूलर अलग, यहाँ के रूलर अलग, यहाँ के रूलर अलग, लेकिन यहाँ पे भी एरिस्टोक्रेसी है, हाई क्लास के लोग हैं, इसमें भी हाई क्लास के लोग हैं, इसमें भी हाई क्लास के लोग हैं। तो ये सभी एरिस्टोक्रेसी आपस में यूनाइटेड थे, किस तरीके से, बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। सबका रहन सहन एक तरीके का था। यहाँ के जो एरिस्टोक्रेसी के लोग हैं, यहाँ पर भी जितने भी लोग हैं, कोई डिफरेंस ही नहीं है, सब कॉमन वे ऑफ लाइफ है, ये लोग ऐसे यूनाइटेड थे। लेकिन यहाँ पर अगर पीजेंट्स का बात किया जाए तो ये लोग में काफ़ी डिफरेंस, अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। चलिए तो यहाँ पे लिखा है द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ, ठीक है। दे ओन्ड स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज। कंट्री साइड मतलब रूरल एरिया में ये लोग बड़े बड़े ज़मीन खरीद के रखे हुए थे और टाउन हाउसेज भी खरीद के रखे हुए थे, ठीक है। ये अगला फीचर, तीसरा फीचर हो गया। फोर्थ फीचर इनका ये है कि दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पजेज ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। डिप्लोमेसी के बारे में बात करना हुआ या फिर हाई सोसाइटी में बात करना हुआ तो ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ करते थे, एरिस्टोक्रेट लोग, ठीक है। फिर देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाई टाइज ऑफ मैरिज। तो कई सारे जो एरिस्टोक्रेट है, ये भी एक एरिस्टोक्रेसी वाला फैमिली है, हाई क्लास का फैमिली, ये भी हाई क्लास का फैमिली, ये भी हाई क्लास का फैमिली। तो लोग आपस में यूनाइटेड कैसे थे, बाई टाइज ऑफ मैरिज। शादी कर लेते थे तो आपस में क्या होता था, रिलेशन बन जाता था, ठीक है। ऐसे ये लोग कनेक्टेड रहते थे। लेकिन अगर नंबर्स के टर्म में बात करें तो ये काफ़ी स्मॉल ग्रुप थे, न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप थे, ठीक है। आपको पता ही है कि जो रिच लोग होते हैं वो थोड़े कम नंबर में होते हैं। तो ये सब कुछ फीचर्स हो गया एरिस्टोक्रेसी का, ठीक है। इनके पास अपना लैंड होता है। फिर दूसरा जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, जिनका नंबर्स हाई होता है, वो कौन है, पीजेंट्स है। इसके अंदर पीजेंट आते हैं। तो यूरोप का जो वेस्ट साइड है, ठीक है, आप इस मैप में देख पा रहे हैं, यहाँ पे वेस्ट साइड कहने का मतलब है लेफ्ट साइड, ठीक है, जहाँ पे स्पेन है, नीचे दिख रहा है आपको स्पेन, फिर पोर्चुगल, फिर ऊपर दिख रहा है फ्रांस, फिर आयरलैंड, फिर यूनाइटेड किंगडम। जो वेस्टर्न साइड है, यहाँ पे जो लैंड था उसका खेती कौन करते थे, टीनेंट्स करते थे और स्मॉल ओनर्स करते थे, जिनका अपना ज़मीन होता था, ठीक है, छोटे छोटे ज़मीन। टीनेंट क्या होता है,
टेनेंट एक ऐसा इंसान होता है जो किसी और को पैसा देता है उसका ज़मीन उधारी में लेने के लिए, और उस ज़मीन पर खेती करके वो अपना पेट पालता है, ठीक है, उसको टेनेंट बोलते हैं। नहीं समझे? मतलब ये ज़मीन है, इसका मालिक कोई और है, यहाँ पे मान लीजिए ये है इसका मालिक, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक और इंसान है, इसके पास अपना ज़मीन नहीं है, तो ये क्या करेगा, इसको ये ज़मीन तो यूज़ करना है, तो ये क्या करेगा, इस मालिक से ये ज़मीन को रेंट में ले लेगा, तो इसके बदले इसको कुछ पैसा देना होगा ना, पैसा दे या फिर कुछ जो फसल हो गया उस फसल का कुछ पोर्शन इसको दे दे, बाकी खेती उती का सारा काम ये करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेनेंट बोलेंगे। तो वेस्टर्न साइड में जो लैंड फार्मिंग था वो टेनेंट्स करते थे और स्मॉल ओनर्स करते थे, और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो लैंड होल्डिंग था वो वास्ट स्टेट्स के रूप में था, ठीक है, मतलब बड़े बड़े ज़मीन हुआ करते थे और इसके ओनर्स मेनली ये एरिस्टोक्रेट लोग हुआ करते थे, ठीक है। और यहाँ पे जो कल्टीवेशन था वो सर्व्स करते थे। सर्व्स पहले भी बता चुके हैं, ऐसे लोग जो लाइफ टाइम के लिए एक लैंड से एसोसिएटेड रहते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ फीचर था उस समय। तो एरिस्टोक्रेसी हमने समझ लिया और बीच में पीजेंट्री समझ लिया। न्यू मिडिल क्लास अभी तक हमने नहीं समझा है, इसको अब समझते हैं, चलिए। In western parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes, whose existence was based on production for the market. इस लाइन को समझते हैं। देखिए, यूरोप का जो वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट है, मान लीजिए ये यूरोप है, तो वेस्टर्न पार्ट और सेंट्रल हिस्सा का कुछ पार्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ गति से इंक्रीज़ हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का टाइम चल रहा था उस समय। तो जब इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ हो रहा था तो ट्रेड भी ग्रोथ हो रहा था, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे जो ग्रोथ ऑफ टाउन्स हमें देखने को मिला, टाउन्स बन रहे थे। फिर इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लास, ऐसे लोग जो बिजनेस करते हैं, तो इस लोगों का ग्रुप जो है वो उभर के सामने आ रहा था, ठीक है। और ये जो कमर्शियल क्लास था, ये ऐसा नहीं है कि खेती वगैरह करके अपना रोजी रोटी कमा रहे थे, क्योंकि ये कमर्शियल क्लास है तो ये लोग अपना रोजी रोटी कहाँ से कमा रहे थे, प्रोडक्शन फॉर द मार्केट के लिए सामान प्रोड्यूस करके अपना ये लोग लाइवलीहुड चला रहे थे, ठीक है। इतना समझे। तब इससे क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो इसी वजह से एक नया सोशल ग्रुप उभर के आया, जिसको क्या बोलते हैं, कमर्शियल क्लास या फिर अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। और इसमें मिडिल क्लास भी इंक्लूडेड थे। और कौन कौन से लोग आते हैं इसमें, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, बिजनेसमैन हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, ये सब लोग इस कैटेगरी में आते हैं। तो न्यू सोशल ग्रुप्स या फिर कमर्शियल क्लास या फिर वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, तो ये सब टर्म्स क्या है, सिनोनिमस है, एक ही जैसा टर्म्स है, समझ से चलिएगा, ठीक है। इट वॉज अमंग द एडुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास that ideas of national unity following the abolition of autocratic privileges gained popularity। तो यही न्यू सोशल ग्रुप्स के मन में आइडिया उठा, क्या चीज़ का, नेशनल यूनिटी का आइडिया उठा। जब एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, जो हाई क्लास के लोग थे, उनका जब जो भी बेनिफिट था वो सब एबोलिश कर दिया गया, जब वो खत्म हो गया, तब यही मिडिल क्लास के मन में एक आइडिया उभरा। वो आइडिया क्या था, नेशनल यूनिटी का। बातें गहराई को समझ रहे हैं, आपको सिर्फ यहाँ से समझते चलना है, कुछ क्वेश्चन तो यहाँ से नहीं आएंगे। तो ये जो हमारा टॉपिक था एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास, ये हमने समझा, ठीक है। क्वेश्चन बन भी सकता है, एरिस्टोक्रेसी के ऊपर शॉर्ट नोट पूछ लेंगे, न्यू मिडिल क्लास के ऊपर शॉर्ट नोट पूछ लेंगे, ठीक है, कि ये कैसे उभरा, इनका रोल क्या था, ठीक है, कौन कौन से लोग न्यू मिडिल क्लास में आते थे, ऐसे करके क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो जो हम लाइन किए हैं उतना तैयार कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट होगा। तो ये जो यहाँ पे क्वेश्चन था, इसका जवाब अब हमें मिल रहा है कि हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज। तो नेशन होना चाहिए, इतना हॉचपॉच यूरोप का हालत था, ठीक है, इतना मिक्स वैरायटी था, तो इन सब वैरायटी के बीच में कैसे एक कंट्री का भावना उभर के आया, तो वो उभर के आया बिकॉज ऑफ न्यू मिडिल क्लास। यही लोग थे जिन्होंने ये आइडिया को क्या बनाया, पॉपुलर बनाया, ठीक है। कौन सा आइडिया को, द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी। समझे इतना। चलिए अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन, मतलब यही क्वेश्चन दे देंगे आपको एग्जाम में। प्रीवियस ईयर हम देख रहे थे, उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए समझते हैं लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है। तो ये जो टर्म है लिबरलिज्म, ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, लिबर का मतलब होता है फ्री। तो लिबरलिज्म का मतलब क्या आ गया, ये देखिए, फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। यही दो मेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट है लिबरलिज्म का। सबसे पहला चीज़ फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, फ्रीडम मिलना चाहिए, आज़ादी मिलना चाहिए। और दूसरा चीज़ है इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, लॉ के सामने हर कोई इक्वल होगा, कोई एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस नहीं, कोई पीजेंट के लिए डिसएडवांटेज नहीं, ठीक है, सब कोई इक्वल है। तो ये दो मेन कॉन्सेप्ट है लिबरलिज्म का। अब हम लोग लिबरलिज्म को समझेंगे दो कॉन्टेक्स्ट में, एक है पॉलिटिकल, राजनीतिक रूप से फ्रीडम का मतलब क्या है, और दूसरा है इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से पैसे के मामले में फ्रीडम का मतलब क्या है, वो चीज़ हम समझेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। राजनीतिक रूप से पॉलिटिकली लिबरलिज्म का मतलब होता है ऐसा गवर्नमेंट लाना जो कि बाई कंसेंट हो, कंसेंट मतलब एग्रीमेंट, ऐसा सरकार बने जिसमें सब लोगों का सहमति हो, ठीक है, मतलब लोगों का पसंद से सरकार बने। ये पहला यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। दूसरा, लिबरलिज्म स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, जो भी ऑटोक्रेसी है वो एंड हो, और क्लरिकल प्रिविलेजेस, जो चर्च के प्रीस्ट होते हैं उनको जो भी बेनिफिट मिलते हैं वो सब बंद हो, ठीक है, ये भी लिबरलिज्म के अंदर आता है। फिर लिबरलिज्म के अंदर ये भी आता है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए कोई भी कंट्री का, एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट हो, और उसके जरिए एक ऐसा सरकार बने जो सब लोगों को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, ये चीज़ होना चाहिए। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए,
ऑल्सो स्ट्रेस द इनवायोलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। कोई इंसान अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो उसका पूरा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई इससे प्रॉपर्टी छीन ले। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट आता है लिबरलिज्म के अंदर में, पॉलिटिकल सेंस में। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ था इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई समान है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई को सफरेज का राइट मिल जाएगा। सफरेज क्या होता है? द राइट टू वोट। हर इंसान को वोट देने का जो राइट है वो नहीं मिलेगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। हर कोई इक्वल है इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई वोट दे सकता है। यहाँ तक कि फ्रांस में भी जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पर भी जो राइट टू वोट है वो हर किसी को नहीं दिया गया था। सिर्फ किसको दिया गया था? सिर्फ प्रॉपर्टी ओनिंग मैन को दिया गया था। ऐसा मैन जो प्रॉपर्टी का मालिक हो, और जो वुमेन है और जो नॉन प्रॉपर्टी मैन है उनको इस हक से वंचित रखा गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे समझ के चलिएगा। आपको सिर्फ याद रखना है ये पॉलिटिकल सेंस में लिबरलिज्म का मतलब क्या है। और एक यहाँ पे साइड कॉन्सेप्ट है कि इक्वलिटी का मतलब ये नहीं कि सबको वोटिंग का अधिकार मिलेगा। उस समय में सिर्फ जो प्रॉपर्टी ओनिंग मैन थे उन्हीं को वोटिंग का राइट मिलता था। तो ये भी डिमांड काफ़ी उभर के आ रहा था कि सबको वोटिंग राइट मिलना चाहिए, सबको सरकार चुनने का हक होना चाहिए। समझे इतना? तो पॉलिटिकल सेंस में लिबरलिज्म का मतलब हमने समझ लिया। अब आते हैं इकोनॉमिक सेंस में लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक सेंस में लिबरलिज्म का मतलब दो चीज़ होता है। पहला, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। ठीक है, मार्केट के ऊपर पूरा फ्रीडम होना चाहिए, डिमांड सप्लाई के बेसिस पे प्राइस तय होना चाहिए। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट का वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। और दूसरा, एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। जो भी सरकारें या फिर जो भी किंग्स थे वो लोग जो भी रेस्ट्रिक्शन लगा के रखे हुए थे कि कोई गुड्स एक रीजन से दूसरे रीजन में पास नहीं कर सकता है, गुड्स मतलब सामान, ठीक है, या फिर कोई पैसा, तो वो जितने भी रेस्ट्रिक्शन है वो सब एबोलिश हटने चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ आता है इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का मतलब। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। तो ये जो भी रेस्ट्रिक्शंस था ट्रेड के लिए, वो कैसे कैसे रेस्ट्रिक्शन था उसको हम समझेंगे एग्जाम्पल से। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जर्मन स्पीकिंग रीजन का, जो यूरोप का ऐसा पार्ट जहाँ पे लोग जर्मन बोलते थे। ठीक है, उस रीजन में क्या होता था नहीं होता था हम समझेंगे अब। और ये कब का समय है? फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी मतलब 1800 से लेके 1900 तक, तो उसका फर्स्ट हाफ मतलब 1850 तक। ठीक है, 1800 से लेकर 1850 तक इस टाइम का जो जर्मन स्पीकिंग रीजन था वहाँ पे क्या क्या चलता था वो हम समझेंगे अब। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज अ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। तो यहाँ पे नेपोलियन ने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर इंट्रोड्यूस किए थे, जिस वजह से यहाँ पे पहले बहुत सारे स्मॉल प्रिंसिपलिटीज़ हुआ करते थे। ठीक है, तो इन सबको हटा के क्या किया गया, 39 स्टेट्स बना दिया गया। मतलब मान लीजिए ये अगर जर्मन स्पीकिंग रीजन है तो यहाँ पे पहले बहुत सारे छोटे छोटे प्रिंसिपलिटीज़ थे, तो इन सबको हटा के 39 स्टेट्स बना दिया गया। इतना समझे? अब देखिए इससे हुआ क्या, ईच ऑफ दिस पोजेस्ड इट्स ओन करेंसीज एंड वेट्स एंड मेजर्स। तो ये हर एक स्टेट का अपना करेंसी हुआ करता था, अपना वेट वजन मापने का सिस्टम हुआ करता था और अपना मेजर हुआ करता था। ठीक है, अ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग टू सेल हिज गुड्स वुड हैव टू पास थ्रू 11 कस्टम बैरियर्स एंड पे अ कस्टम ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% एट ईच वन ऑफ देम। तो यहाँ पे समझिएगा ये फर्स्ट हाफ का पीरियड में आ रहा है 1833। ठीक है, 1800 से लेके 1850 तक का टाइम के बीच में ये आ रहा है। तो इस समय में अगर कोई मर्चेंट हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग में जा रहा है तो उसको देखिए 11 कस्टम बैरियर से होकर गुजरना पड़ता था। मतलब 11 जगह पे टैक्स पे करना होता था और हर जगह 5% का टैक्स पे करना पड़ता था उसको। तो ये एक टाइप का ट्रेड बैरियर था उस समय। इसके अलावा एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स। हर एक स्टेट में अपना अपना वेट और मेजर करने का सिस्टम है, तो इस वजह से टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन करना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल द मेजर ऑफ क्लोथ फॉर एग्जाम्पल वॉज द एली विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ। अगर हम क्लोथ मापने का सिस्टम देखें तो वो क्या था, एल से मापा जाता था, एली बोल के। ठीक है, और ये हर एक स्टेट में अलग अलग इसका मेजर होता था। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्रैंकफर्ट में एक एली कपड़ा ले रहे हैं तो आपको कितना मिलेगा, 54.7 सेंटीमीटर कपड़ा मिलेगा। ठीक है, वही आप मेंज में अगर एक एली कपड़ा ले रहे हैं तो आपको कितना मिलेगा, 55.1 सेंटीमीटर। मतलब एक एली यहाँ पे इतना है और एक एली यहाँ पे इतना है। फिर न्यूरेमबर्ग में एक एली इतना हो जाता है। तो ये इतना अलग अलग जो वेट और मेजर का डिफरेंस था, इस वजह से काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन करना पड़ता था। तो ये सब जो था, तो यही सबको क्या बोलते हैं, ये सबको बोलते हैं ऑब्स्टैकल्स टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ। ये सब ऑब्स्टैकल है, बाधा है इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, तो ये जो न्यू कमर्शियल क्लास था या फिर जिसको न्यू सोशल ग्रुप भी बोलते हैं, एडुकेटेड मिडिल क्लास, ये लोग आर्ग्यू कर रहे थे, मतलब ये लोग बोल रहे थे कि क्या हो, एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी क्रिएट हो। यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी क्रिएट होने से क्या होगा, अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपल एंड कैपिटल होगा। बिना किसी बाधा के जो सामान है, जो पैसा है, जो लोग है, वो एक रीजन से दूसरे रीजन में जा पाएंगे। बाधा किस किस सेंस में, ये सब कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, हर जगह कस्टम ड्यूटी नहीं पे करना पड़ेगा। समझ रहे, करेंसी भी हर जगह सेम होगा। तो यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी मतलब ये लोग डिमांड कर रहे थे किस चीज़ का, नेशन स्टेट का डिमांड कर रहे थे। तो यही बात जो यहाँ पे लिखा हुआ था ना, ये जो एडुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास है, ये लोग डिमांड कर रहे थे नेशनल यूनिटी का। समझ रहे क्यों डिमांड कर रहे थे, क्योंकि इनको बिजनेस करने में
हेल्प मिलेगा। ये लोग बिजनेस ही करने वाले कैटेगरी है, ये लोग का लाइवलीहुड ही एग्जिस्ट करता है किस बेसिस पर, प्रोडक्शन फॉर द मार्केट के लिए, समझ रहे हैं। चलिए, तो ये हमने समझा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, इन 1834 अ कस्टम यूनियन जिसको जोल्वरिन भी बोलते हैं, ये बनाया गया कहाँ पे, प्रूसिया में। मतलब प्रूसिया ने इसका इनिशिएटिव लिया था ये ग्रुप बनाने का। एंड जॉइंड बाई मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स, बहुत सारे जर्मन स्टेट इसके मेंबर थे। इसका एम क्या था, द यूनियन एबोलिश्ड टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। तो ये यूनियन ने दो काम किया। पहला, इन्होंने टैरिफ बैरियर, जो भी ट्रेड के लिए जो भी बैरियर होता है, ठीक है, टैक्स वाला या फिर क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शंस, ये सब इन्होंने हटा दिया। और जो नंबर ऑफ करेंसीज था वो 30 से रिड्यूस करके कितना कर दिया, सिर्फ 2 करेंसी कर दिया इन्होंने। तो एग्जाम में आपसे जोल्वरिन के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, तो जोल्वरिन के बारे में क्या लिखिएगा, जोल्वरिन वॉज अ कस्टम यूनियन, ठीक है, फॉर्म्ड इन 1834 एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूसिया एंड जॉइंड बाई मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। फिर ये लाइन भी लिखिएगा कि द यूनियन एबॉलिश टैरिफ बैरियर एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। समझे इतना। अब देखिए, क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछेंगे, लिबरल नेशनलिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, तो लिख लेंगे आप। फिर इसी क्वेश्चन में और एक लाइन ऐड कर देंगे कि एक्सप्लेन एनी 4 आइडियाज ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन द पॉलिटिकल स्फेयर। पॉलिटिकल सेंस में लिबरल नेशनलिज्म का क्या मतलब होता है वो बताइए। तो वो आप यहाँ से लिख लेंगे, जो ग्रीन से अंडरलाइन किया हुआ है वो सब, ठीक है। चलिए, फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे यहाँ पे ये कि एक्सप्लेन द कंडीशंस दैट वर व्यूड एज ऑब्स्टेकल्स टू द इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लासेस ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इन यूरोप। तो जो 19th सेंचुरी यूरोप में जो न्यू कमर्शियल क्लास थे, उनके नज़र में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स थे ट्रेड के लिए, वो बताइए। तो आपको यहाँ से समझाना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल से लेके ये पूरा नेपोलियन वाला सब लिखना पड़ेगा, ये सब सिस्टम, क्लोथ वाला सिस्टम यहाँ तक लिखना पड़ेगा, जो ब्लू सेंड लाइन है। समझे इतना। चलिए, तो यही 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अब यहाँ से भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी शुरू होने वाला है। अगर आप थक चुके हैं तो थोड़ा रेस्ट लीजिए, हम भी रेस्ट लेते हैं थोड़ा सा, फिर गैप लेके फिर स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो अभी हम समझ रहे थे कि यूरोप में क्या सब चल रहा है, क्या क्या सिस्टम वहाँ पे ऑब्स्टेकल्स थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे थे, कौन सा क्लास उभर के सामने आ रहा था, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ हम अभी देख रहे थे कि जो न्यू कमर्शियल क्लास है, कमर्शियल क्लास जो बिजनेस करते हैं, वो लोग तो उभर के सामने आ ही रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो पहले पुराने वाले लोग हैं, जो एरिस्टोक्रेसी वाले लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग भी तो चुपचाप नहीं बैठे होंगे ना, वो लोग भी कुछ कर रहे होंगे। तो समझते हैं वो लोग क्या कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एक टर्म यहाँ पे है कंजर्वेटिज्म, इसको समझ लेते हैं। Conservatism, a political philosophy that stressed the importance of tradition, established institutions and customs, and preferred gradual development to quick change. Conservatism एक ऐसा पॉलिटिकल फिलोसॉफी है जो बोलता है कि जो ट्रेडिशन है, जो पहले से परंपरा चला आ रहा है, जो पहले का इंस्टीट्यूशन है, जो भी चर्च है, जो भी कस्टम्स है, वो सब चलते आने चाहिए। और जो भी चेंजेस है वो धीरे धीरे होना चाहिए, ग्रेजुअल, मतलब धीरे धीरे कोई भी चीज़ डेवलप होना चाहिए, ना कि क्विक तरीके से, ठीक है। तो ये अगर सोच है किसी का, तो वो हम बोलते हैं कंजर्वेटिज्म सोच वाला इंसान है। समझे कि नहीं समझे यहाँ तक। चलिए, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको समझते हैं। कंजर्वेटिव्स, जो लोग कंजर्वेटिज्म सोच रखते थे उनको कंजर्वेटिव्स बोलते हैं, ठीक है। कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, जो भी इंस्टीट्यूशंस है वो लोग, जैसे कि मोनार्की हो गया, चर्च हो गया, सोशल हायरार्की, जो भी समाज में स्ट्रक्चर बना हुआ है पीजेंट का और एरिस्टोक्रेट का, ये सब जो सिस्टम है, और साथ ही साथ प्रॉपर्टी हो गया, फैमिली हो गया, ये जो भी इंस्टीट्यूशन पहले से जो चला आ रहा है उसको प्रिजर्व करना होगा, मतलब वैसे ही रखना होगा, चेंजेस नहीं चाहिए, ठीक है। नेपोलियन ने इसको ही तो तोड़ने की कोशिश किया था ना। नेपोलियन सोचे थे कि ये सब सिस्टम हटा के जो एक नया सिस्टम है डेमोक्रेसी वाला वो लेके आएंगे, सोशल रिपब्लिक बनाएंगे, लेकिन कंजर्वेटिज्म वैसा होने नहीं दिए। तो हुआ क्या था, देखिए, नेपोलियन तो काफ़ी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, 1789 में हुआ था, और ये बात हो रहा है 1815 का। तो जब 1815 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था, ठीक है। तो उस बैटल में नेपोलियन को हरा दिया गया था। नेपोलियन को किसने हराया था, ये 4 कंट्रीज़ मिल के हराए थे। ब्रिटेन हो गया, रशिया हो गया, प्रूसिया हो गया और ऑस्ट्रिया हो गया, ये चारों ने मिलके, जिसको यूरोपियन पावर बोलते हैं, ठीक है, ये चारों मिलके नेपोलियन को हरा दिए थे। इस चारों का नाम याद रखिएगा। इस याद करने का टेक्निक क्या है, पर्ब बोल के एक वर्ड होता है, PARB। तो ऐसे करके आप इसका चारों का नाम याद कर सकते हैं, P फॉर प्रूसिया, A फॉर ऑस्ट्रिया, R फॉर रशिया और B फॉर ब्रिटेन, ठीक है। तो नेपोलियन जब 1815 में हार गए, तब क्या हुआ, ये वापस कंजर्वेटिज्म आ गया। अब ये कंजर्वेटिज्म पहले जैसा कंजर्वेटिज्म नहीं था, ये सोच तो था ही, लेकिन ये कुछ तरीके से नया भी था, न्यू कंजर्वेटिज्म था। अब इसमें नया क्या था, चलिए देखते हैं। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट पोजेस अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डे।
समझ रहे हैं ना, प्री मतलब बिफोर और रिवोल्यूशनरी मतलब फ्रेंच रिवोल्यूशन का बात किया जा रहा है। तो प्री रिवोल्यूशनरी समय से पहले वाला जो सोसाइटी था वो वापस उस सोसाइटी में नहीं जाना चाहते थे, ठीक है, डिड नॉट प्रपोज द रिटर्न। तो ये क्या चाहते थे, देखिए, rather they realized from the changes initiated by Napoleon that modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy। तो इन लोगों को ये रियलाइज़ हो गया कि नेपोलियन ने जो चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं वो चेंजेस मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ मजबूत बनाएंगे, ठीक है, जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है उनको। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन कौन से होंगे, जो मोनार्की है इसको और मजबूत बनाएंगे, ये सब नया नया जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है वो, समझे। तो यही चीज़ यहाँ पे नया है। तो देखिए अब आगे क्या लिखा हुआ है, A modern army, an efficient bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchy of Europe। तो ये जो कंजर्वेटिव थे ये इनके मन में ये सोच आ गया कि जो भी ऑटोक्रेटिक मोनार्की है वो तो रहने ही देना है, लेकिन इनको इनके साथ साथ इनको एक मॉडर्न आर्मी प्रोवाइड करना है, एक अच्छा ब्यूरोक्रेसी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर काफ़ी अच्छा होना चाहिए, डायनामिक इकोनॉमी जो मार्केट में रेस्ट्रिक्शन है वो सब हटना चाहिए, जो भी फ्यूडलिज्म है और सर्फडॉम है इसको एबोलिश करना चाहिए। पर ये सब जो चीज़ है ये सब जो अडॉप्ट कर लेंगे तो जो मोनार्की है उसका पावर और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये नेपोलियन का ये सब मेजर तो नेपोलियन ने दिया था ना, तो नेपोलियन का ये सब थिंकिंग इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। तो यही सब न्यू है इन द कंजर्वेटिज्म। अब देखिए होता क्या है, इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूरोपियन पावर, तो ये चार जो यूरोपियन पावर है पर्ब PARB, ठीक है, ये लोग इन्होंने कलेक्टिवली डिफीट किया था नेपोलियन को, और ये लोग कहाँ पे मिले, वियना में मिले, ताकि एक सेटलमेंट बनाया जाए यूरोप के लिए, ठीक है। जे अब युद्ध तो खत्म हो गया, अब क्या स्ट्रक्चर रहेगा यूरोप का वो ये लोग डिसाइड करेंगे। तो ये जो ग्रुप था, जो कांग्रेस था, द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिस। तो इनको ये जो मीटिंग था इनको प्रेसाइड कौन कर रहा था, एक ऑस्ट्रियन के चांसलर थे जिनका नाम था ड्यूक मेटरनिच। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है ये, ठीक है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे जो ये जो वियना कांग्रेस था 1815 में, इनका होस्ट कौन था, तो आपको लिखना होगा ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिस, समझे। द डेलीगेट्स ड्रू ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। तो जो भी यहाँ के मेंबर्स थे उन्होंने एक ट्रीटी बनाया, एक संधि बनाया, वो संधि का नाम था ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। समझ गए, क्योंकि ये वियना में ही हुआ था। इनका ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्टिव एम क्या था, द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स। फ्रेंच रिवोल्यूशन में जो भी चेंजेस आया गया था वो सब चेंजेस को अनडू कर देना है, वापस पहले वाला सिस्टम को रीस्टोर कर देना है, ये इनका ऑब्जेक्टिव था। तो क्या क्या इन्होंने किया चेंजेस, देखिए, द बर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन वॉज रिस्टोर टू पावर। फ्रेंच रिवोल्यूशन के दौरान बर्बन डायनेस्टी को खत्म कर दिया गया था, तो इस बर्बन डायनेस्टी को वापस लाया गया, ठीक है, वॉज रिस्टोर टू पावर, ये पहला चीज़ किया गया। दूसरा चीज़, फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरी इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। नेपोलियन के लीडरशिप में फ्रांस ने जो भी टेरिटरी अपने अंडर लिया था उस सब टेरिटरी को वापस रिस्टोर कर दिया गया। ये दूसरा चेंजेस आया अंडर द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। फिर इसके बाद क्या किया गया, देखिए, तीसरा चीज़ जो किया गया, देखिए, अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। फ्रांस के आसपास जो भी रीजन थे वहाँ पे नए नए स्टेट्स बना दिए गए ताकि फ्रांस और आगे चल के एक्सपैंड ना कर पाए, ठीक है। जैसे कि देखिए, द किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम वॉज सेटअप इन द नॉर्थ। फ्रांस का जो नॉर्थ वाला पार्ट है ऊपर वाले हिस्से में वहाँ पे किंगडम ऑफ नीदरलैंड सेटअप कर दिया गया, ठीक है। और फिर जेनोवा वॉज एडेड टू पेडमोंट इन द साउथ। फ्रांस का जो साउदर्न पार्ट है वहाँ पे जेनोवा एक स्टेट बना दिया गया, ठीक है। फिर प्रशिया वॉज गिवन न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर वाइल ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। तो वेस्टर्न साइड में प्रोशिया को नए नए टेरिटरी दे दिए गए, और नॉर्दर्न इटली मतलब फ्रांस का ईस्टर्न साइड ही हुआ ये, ठीक है। फ्रांस का ईस्टर्न साइड में ऑस्ट्रिया को कुछ टेरिटरी दे दिया गया। लेकिन जो नेपोलियन ने जो जर्मन कन्फेडरेशन बनाया था 39 स्टेट्स का, उसको वैसे ही रहने दे दिया गया, वॉज लेफ्ट अनटच्ड, ठीक है, इसको छेड़छाड़ नहीं किया गया। समझ रहे थे, जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, यहाँ पे भी इसका मेंशन था, ये रहा, काउंटलेस प्रिंसिपैलिटीज अ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, याद है आपको, उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो वो 39 स्टेट्स को वैसे रहने दिया गया, उसको छेड़छाड़ नहीं किया गया। ईस्टर्न साइड में रशिया को कुछ पोलैंड का पार्ट दिया गया और प्रोशिया को सेक्सोनी का पार्ट दिया गया, ठीक है। मेन इंटेंशन यही था, क्या था कि टू री स्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। जो नेपोलियन ने जो मोनार्की को ओवरथ्रो कर दिया था, हटा दिया था, उस सब हटाए हुए मोनार्की को वापस रीस्टोर करना है, वापस लेके आना है और एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर सेटअप करना है। नया किस सेंस में, जो नेपोलियन का जो भी मेजर था जो इनको रूल करने में और हेल्प करेगा मोनार्की लोग को, वो सब नए मेजर्स को अडॉप्ट करना, उसी सेंस में ये नया है। समझे इतना, चलिए। लेकिन इसका कुछ और भी फीचर था कंजर्वेटिव डिज़ाइन का जो 1815 में सेटअप हुआ, वो इसका फीचर ये है, देखिए, कंजर्वेटिव डिज़ाइन सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। ये ऑटोक्रेटिक नेचर का था, जो कि होना ही था। ऑटोक्रेटिक नेचर मतलब पूरा पावर होगा इनके पास, इनके मर्जी में जो आएगा, राजा के मन में जो आएगा वो ये लोग करेंगे, ठीक है। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। ये लोग अपना बुराई नहीं सहन कर सकते थे, कोई लोग इनका आलोचना करे, इनसे डिसएग्री करे किसी भी चीज़ में, तो उनको सजा दिया जाता था, ठीक है। एंड सॉट टू कर्व एक्टिविटीज़ दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट।
अगर कोई इंसान क्वेश्चन करे कि आपको क्या हक है ऐसे रूल करने का, तो उन सब एक्टिविटीज़ को कर्ब दबा दिया जाता था। इसके अलावा देखिए, मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज, सॉन्ग्स एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। अगर कोई भी अखबार वाला कोई भी गाने के जरिए, बुक्स के जरिए अगर लिबर्टी और फ्रीडम का बात करता है, तो उन सबको सेंसरशिप लॉज के तहत उनको बैन कर दिया जाता था। ठीक है, और देखिए, लेकिन ये लोग जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, ये तो उसमें भी एग्जिस्ट कर ही रहे थे ना 1815 में। ये लोग उस समय अपना पावर गेन कर रहे थे बिजनेस कर करके। तो ये लोग के नज़र में सिर्फ एक ही चीज़ काफ़ी ज़्यादा बुराई लग रहा था, वो था फ्रीडम ऑफ द प्रेस। ये लोग चाहते थे कि ऑटोक्रेटिक वाले गवर्नमेंट जो है वो जो मन है वो करे, लेकिन कम से कम फ्रीडम ऑफ द प्रेस ये तो रहने दे। ठीक है, प्रेस का मन में जो है वो छापे, भले ही वो सरकार का क्रिटिसाइज़ करे या फिर तारीफ करे, ये फ्रीडम उनका रहना चाहिए। तो ये चीज़ वो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा है कि वन ऑफ द मेजर इश्यूज टेकन अप बाय लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वॉज फ्रीडम ऑफ द प्रेस। ये जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, ये लोग जो नया कंजर्वेटिव ऑर्डर था उसको क्रिटिसाइज तो कर ही रहे थे, और इनका सबसे जो मेन काम है जिसको क्रिटिसाइज कर रहे थे वो क्या था, फ्रीडम ऑफ द प्रेस। ये लोग चाहते थे कि प्रेस का फ्रीडम रहना चाहिए। तो समझ में आ गया ये टॉपिक। चलिए एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं कि यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ याद करना है। न्यू कंजर्वेटिज्म से आपको याद करना है ये कि कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसमें न्यू क्या था वो चीज़ याद करना है। ठीक है, फिर जो यूरोपियन पावर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे कौन कौन थे वो याद रखना है, और इन्होंने कौन सा एक सेटलमेंट किया था वियना में, उसका जो होस्ट था उसका नाम याद रखना है। ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच, इनका नाम याद रखना है। इन्हीं के लीडरशिप में एक ट्रीटी साइन किया गया, वो ट्रीटी का नाम क्या था, ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। इसके तहत कौन से मेजर्स लिए गए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बनता है, तो इसको आप याद कीजिएगा। इसके साथ साथ इनका कुछ फीचर्स कि जो कंजर्वेटिव रिजाइम्स थे जो 1815 में सेटअप किया गया, इनका क्या क्या फीचर्स है वो याद कीजिएगा। जो रेट्स एंड लाइन क्या है उतना ही आप याद कीजिए, और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए यहाँ से, बस इतना चीज़ आपको यहाँ से तैयार करना है। अगला टॉपिक है द रिवोल्यूशनरीज। ठीक है, अब देखिए 1815 के बाद रिवोल्यूशनरीज का क्या हाल था वो हम समझेंगे। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो ऐसे है। देखिए 1815 ईयर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी ईयर में बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था। बैटल ऑफ वाटरलू नेपोलियन के बीच में और जो यूरोपियन पावर है PARB, इन दोनों के बीच में हुआ था। तो इसमें नेपोलियन हार चुका था, तो यहीं पे फ्रेंच रिवोल्यूशन का अंत हो गया था। और इसके बाद जो कंजर्वेटिज्म लोग जो पावर में आए हुए थे वो लोग नया रूल सेट किए हुए थे। ठीक है, तो इस 1815 ईयर्स के बाद जो रिवोल्यूशनरीज थे उनका अब क्या हाल है वो हम समझेंगे। तो देखिए, ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। तो 1815 के बाद चूंकि अब कंजर्वेटिव लोग पावर में आ चुके थे, तो डर के मारे ये जितने भी लिबरल नेशनलिस्ट है जो लोग लिबर्टी का डिमांड कर रहे थे, फ्रीडम नेशन स्टेट का डिमांड कर रहे थे, वो लोग कहाँ चले गए थे, अंडरग्राउंड छिप गए थे, नहीं तो इन्हें भी मार दिया जाता। समझे इतना। सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रैंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रिवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़। तो सीक्रेट सोसाइटी सेटअप किए जाने लगे, यहाँ पे रिवोल्यूशनरीज को ट्रेन किया जाता था और आइडियाज़ को स्प्रेड किया जाता था। ठीक है, और इस टाइम पे किस टाइम पे 1815 के बाद, इस समय में रिवोल्यूशनरी होने का मतलब क्या था कि आप अपोज कर रहे हैं मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, राजा महाराजा वाला सिस्टम को आप अपोज कर रहे हैं, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था आफ्टर द वियना कांग्रेस। याद है आपको, ट्रीटी ऑफ वियना साइन किया गया था 1815 में। इसके जो होस्ट थे वो कौन थे, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, जो हमने ये इसके पहले वाले पेज में पढ़ा था, ये ट्रीटी ऑफ वियना, ये रहा इनके होस्टेड बाई, ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस समय में रिवोल्यूशनरी होने का मतलब ये था कि आप इस पूरे सिस्टम को अपोज कर रहे हैं। ठीक है, और आप क्या चीज़ का डिमांड कर रहे हैं, दो चीज़ का, लिबर्टी एंड फ्रीडम। ठीक है, चलिए, तो ऐसे ही एक रिवोल्यूशनरी थे जिनका एक नाम था गुसिपी मजीनी। ये इटालियन रिवोल्यूशनरी थे। ठीक है, इटली के थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर शॉर्ट नोट पूछा था एग्जाम में डायरेक्टली, गुसिपी मजीनी के ऊपर। तो चलिए इनके बारे में कुछ बात जानते हैं। सबसे पहला बात, इनका जन्म हुआ था जेनेवा में 1807 में, ये पहला बात याद कर लीजिए। दूसरा बात आप इनके बारे में याद रखिए कि ये एक मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी थे ऑफ द कार्बोनारी। ठीक है, ये बात भी याद कर लीजिए। तीसरा बात, जब ये 24 साल के थे तो इनको एग्जाइल में भेज दिया गया। एग्जाइल मतलब देश से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, क्यों निकाला गया, क्योंकि उन्होंने एक रिवोल्यूशन किया था लिगुरिया में, इस वजह से। अब 24 साल के थे, देखिए 1807 था, 24 साल और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1831। तो 1831 में इनको एग्जाइल दे दिया गया, ये बात याद रखिएगा। तो देखिए, जब इन्हें एग्जाइल में भेजा गया तब ये वहाँ जाके शांति से नहीं बैठे और वहाँ पे जाके दो और अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बना दिए। उन दोनों का नाम है, सबसे पहला है यंग इटली इन मर्सिलीज, और दूसरा उन्होंने बनाया यंग यूरोप इन बर्न। ठीक है, और इनके जो मेंबर्स थे वो पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट्स के जो यंग मैन थे वो इनके मेंबर्स थे। ये बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है इनका सोच के ऊपर। मजीनी सोचते थे कि ये भगवान का इंटेंशन है कि जितने भी लोग हैं वो सब नेशंस बन के रहे, मतलब कंट्री या फिर नेशन स्टेट बनना एक भगवान का मर्जी है, ये उनका मानना था। इसीलिए वो सोचते थे कि इटली भी छोटे छोटे स्टेट्स और किंगडम्स का पैचवर्क नहीं हो सकता है, इटली को भी क्या होना होगा, एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक बनना पड़ेगा। ये क्यों बनना पड़ेगा, क्योंकि ये गॉड का इंटेंशन है। समझे इतना।
तो इन्हीं का मॉडल को फॉलो करते हुए कई सारे सीक्रेट सोसाइटीज़ सेटअप किए गए जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, पोलैंड में, ठीक है। तो मजीनी लगातार ऑपोजिशन करते रहते थे मोनार्की का, और इनका जो विज़न था कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सेटअप किया जाए, तो इस वजह से जितने भी कंजर्वेटिव्स थे वो क्या हो चुके थे, डर चुके थे मजीनी से, समझे। और यहाँ तक कि एक बार मेटरनिस का पूरा नाम क्या है बताइए, ड्यूक मेटरनिस, अभी हमने पढ़ा था, जो उनका होस्ट था, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वियना का। तो मेटरनिस ने एक बार डिस्क्राइब किया था मजीनी को कि मजीनी क्या है, मोस्ट डेंजरस एनिमी है ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। आवर सोशल ऑर्डर मतलब जो कंजर्वेटिव्स है, इनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, यही जो गुसिपी मजीनी है, ये है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये हमने समझ लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन कैसा कैसा आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछेंगे कि व्हाट वाज द मेन ऑफ द रिवोल्यूशनरीज ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815। 1815 के बाद जो रिवोल्यूशनरीज थे उनका मेन नेम क्या था, तो आपको लिखना होगा टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम एंड ऑल्सो द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट, ठीक है, ये हो जाएगा इनका मेन नेम। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेंगे इसके गुसिपी मजीनी के ऊपर। आपसे बोलेंगे कि एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ गुसिपी मजीनी इन स्प्रेडिंग रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ इन यूरोप। गुसिपी मजीनी का आपका कंट्रीब्यूशन पूछेंगे, तो जितना भी अंडरलाइन किया हुआ है ब्लू से, ये सब आपको लिखना होगा, ये येलो से हाईलाइट है पार्ट, ये सब लिखना होगा। और तीसरा क्वेश्चन तो गुसिपी मजीनी के ऊपर शॉर्ट नोट आ ही सकता है, तो ये सब भी उसमें आएगा आंसर में, ठीक है। चलिए, तो इतना चीज़ प्रिपेयर कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये रिवोल्यूशनरीज वाला। चलिए आगे मूव करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 टू 1848, ठीक है। ये जो पीरियड है 18 साल का, 1830 से लेकर 1848, इस समय में काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्यूशंस हुआ, इसीलिए इसको एज ऑफ रिवॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। तो एक मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से पूछ सकते हैं कि एज ऑफ रिवॉल्यूशन कौन सा है, 4 ऑप्शन दे सकते हैं आपको, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं इस पीरियड में क्या क्या हुआ। तो जैसे जैसे कंजर्वेटिव रिजाइम का अपना पावर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे लिबरलिज्म और नेशनलिज्म ये दोनों एसोसिएट हो रहे थे रिवॉल्यूशन से। मतलब आपको अगर फ्रीडम चाहिए और अगर आप नेशन स्टेट क्रिएट करने का डिमांड कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको क्या करना होगा, रिवॉल्यूशन करना होगा, ठीक है। और ये रिवॉल्यूशन को लीड कौन कर रहे थे, तो दीज रिवॉल्यूशंस वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द एडुकेटेड मिडिल क्लास एलिट। तो जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग थे, यही लोग इस रिवॉल्यूशन को लीड कर रहे थे। और इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, प्रोफेसर्स हो गए, स्कूल टीचर हो गए, क्लर्क हो गए, और मेंबर्स ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लास, ये तो होंगे ही, ठीक है। तो ये सब लोग इस रिवॉल्यूशन को लीड कर रहे थे। तो सबसे पहला रिवॉल्यूशन हर बार की तरह कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रांस से स्टार्ट होता है। पिछली बार भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही ये सारा चीज़ का माजरा खड़ा हुआ था। तो पहला रिवॉल्यूशन फ्रांस में होता है इन जुलाई 1830 में। तो इस रिवॉल्यूशन में क्या होता है कि जो बर्बन किंग्स थे, जिनको रीस्टोर कर दिया गया था कंजर्वेटिव्स के द्वारा 1815 में, उस बर्बन किंग को फिर से हटा दिया जाता है, ठीक है, इस लिबरल रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा। और वहाँ पे किसको इस्टेब्लिश किया जाता है, लुइस फिलिप को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के रूप में इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है, मतलब फॉर द टाइम बिंग ये एक राजा रहेंगे। तो देखिए, अब ये बर्बन किंग का कहानी समझ रहे हैं ना। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था तो इनको हटा दिया गया था, फिर जब कंजर्वेटिव पावर में आए तो इनको वापस लाया गया, अब फिर से जो फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ तो फिर से इनको हटा दिया गया, समझ रहे। तो देखिए, तो ऐसा चीज़ होता है। इसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो व्हेन फ्रांस स्नीजेस मेटरनिस वंस रिमार्क्ड द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो ड्यूक मेटरनिस, ये नाम तो आपको याद हो ही चुका होगा, ये कितना इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। तो इन्होंने एक बार बात कहा था कि जब फ्रांस छिकता है ना तो पूरे यूरोप को सर्दी पकड़ लेता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है। एक बार फ्रांस में रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है तो आप यूरोप में जितने भी किंगडम्स हैं उन सब में इंडिपेंडेंस का डिमांड उठने लगेगा। तो वही हुआ ही। तो फ्रांस में रिवॉल्यूशन के बाद जो बेल्जियम था वो भी रिवॉल्यूशन करके निकल गया, कहाँ से, यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स, इस पार्ट से ये अलग हो गया बेल्जियम। तो बेल्जियम को भी फ्रीडम मिल गया, समझ रहे। फिर एन इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग्स अमंग द एडुकेटेड एलिट अक्रॉस यूरोप वॉज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जो ये एडुकेटेड एलिट थे, एलिट मतलब हाई क्लास के लोग, जो पढ़े लिखे हाई क्लास के लोग थे पूरे यूरोप में, तो इनके अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग कब जागृत हुआ, जब ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ तब। अब समझते हैं इसको क्या होता है। देखिए, तो जो ग्रीस कंट्री है ना, ये 15th सेंचुरी से ही ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग्स द ग्रीक्स विच बिगैन इन 1821। तो जब पूरे यूरोप में ये रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का हल्ला बोल था, तब ये जो ग्रीस है, यहाँ पे भी जो, अब देखिए ग्रीस कंट्री का नाम है, ठीक है, और ग्रीक जो इसमें रहते हैं उन लोगों को ग्रीक बोलेंगे। तो जो ग्रीक है उन लोग भी इंडिपेंडेंस का डिमांड करने लग गए जब पूरा यूरोप में हल्ला हुआ। तो ये जो ग्रीस के अंदर जो भी लोग थे जो इंडिपेंडेंस का डिमांड कर रहे थे, तो ये ग्रीक लोगों को सपोर्ट कहाँ से मिला, 2 जगह से सपोर्ट मिला। देखिए,
Nationalists in Greece got support from other Greeks living in exile and also from many West Europeans who had sympathies for ancient Greek culture. अब ये देखिए, ये ग्रीस के अंदर जो भी इंडिपेंडेंस का डिमांड उठ रहा था, तो ये ग्रीक लोगों को सपोर्ट कहाँ से मिला? दो जगह से सपोर्ट मिला। नंबर 1, फ्रॉम अदर ग्रीक्स जो कि एग्जाइल में रह रहे थे, मतलब वो ग्रीक्स जो देश से बाहर निकाल दिए गए थे, तो वो ग्रीक लोग इन नेशनलिस्ट को सपोर्ट कर रहे थे। और दूसरा, वेस्ट यूरोपियन के कई सारे लोग थे, ठीक है, जिनको एंशियंट ग्रीक कल्चर से काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी था, तो ये लोग भी इस रिवॉल्यूशन को सपोर्ट कर रहे थे। समझे? तो देखिए, पोइट्स एंड आर्टिस्ट लॉर्डेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। जितने भी पोइट्स थे, आर्टिस्ट थे, ये लोग मानते थे कि जो ग्रीस है ना, यहीं से यूरोपियन सिविलाइजेशन का स्टार्ट हुआ है। यूरोप सिविलाइजेशन जो बसा हुआ है वो ग्रीस से ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। एक यहाँ पे पोइट थे, इंग्लिश पोइट, जिनका नाम था लॉर्ड बायरन। इन्होंने एक फंड्स ऑर्गेनाइज किया और लड़ने के लिए चले गए, ठीक है। और जब ये युद्ध पे गए तो इनको बुखार आ गया और बुखार की वजह से ये मर गए 1824 में, ठीक है। चलिए, और इंडिपेंडेंस का वॉर कब स्टार्ट हुआ था? 1821 में। तो फाइनली ले देके एक ट्रीटी साइन होता है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832, और इसमें ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया जाता है। समझे? तो ग्रीक को ऐसे इंडिपेंडेंस यहाँ पे मिलता है। अब देखिए, इस टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। सबसे पहले तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो रेड से अंडरलाइन किया हुआ है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि हु रिमार्क्ड व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। तो आपको लिखना होगा ड्यूक मेटरनिस, ठीक है, ऑस्ट्रिया के है ये। इसके बाद यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि नेम द ट्रीटी ऑफ 1832 दैट रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित करने के लिए कौन सा ट्रीटी साइन किया हुआ था? आपको लिखना होगा ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832। समझे इतना? फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि नेम द इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग्स अमंग द एडुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप इन 1830 to 1848। तो इस पीरियड में जो एडुकेटेड एलिट थे उनमें नेशनलिस्ट फीलिंग्स किस इवेंट से स्टार्ट हुआ? तो आपको लिखना होगा ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है क्योंकि ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ही ये जो वेस्ट यूरोपियन के जो एडुकेटेड लोग थे इन्होंने सपोर्ट किया था, तो ये क्वेश्चन बनता है। तो इतना क्वेश्चन आप तैयार कीजिएगा और बाकी जो ब्लू अंडरलाइन किया हुआ है, जो भी ये सब हाईलाइट किया हुआ है, ये सब तो आपको तैयार करना ही है, ठीक है। अगला टॉपिक है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। मान के चलिए एक क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में यहाँ से, ठीक है। चलिए समझते हैं पहले, फिर देखेंगे क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है। अब ऐसा नहीं है कि हर बार नेशनलिज्म करने के लिए आपको रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा, वॉर्स लड़ना पड़ेगा, टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार। कल्चर भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। कल्चर का मतलब क्या होता है? उस कंट्री में आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, लैंग्वेज, ये सब कैसा है, ये सब भी हेल्प करते हैं एक्सप्रेस करने में नेशनलिस्ट फीलिंग्स को, ठीक है। अब एक यहाँ पे टर्म है रोमांटिसिज्म, इसको समझते हैं। रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट को बोला जाता है जिसका एम होता है टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, ठीक है। मतलब आर्ट्स के जरिए अगर आप कोई एक देशभक्ति का भावना डेवलप कर रहे हैं तो इस मूवमेंट को बोलते हैं रोमांटिसिज्म। तो जो रोमांटिक आर्टिस्ट होते हैं और जो पोइट्स होते हैं, ये लोग जनरली क्रिटिसाइज़ करते हैं ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। ये लोग साइंस के खिलाफ जनरली होते हैं और ये लोग मेनली फोकस करते हैं किस चीज़ पर? ऑन इमोशन पे, ठीक है। इंट्यूशन जो दिल बोलता है उस बात पे ये लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, और मिस्टिकल फीलिंग्स, मतलब अंदर से फीलिंग आता है कि हमारा कंट्री ऐसा होना चाहिए, भले ही साइंटिफिकली पॉसिबल हो या फिर ना हो, उस चीज़ से इन्हें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। देयर एफर्ट, देयर मतलब ये रोमांटिक आर्टिस्ट जो होते हैं वो लोग एफर्ट, उनका एफर्ट होता है कि टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, अ कॉमन कल्चरल पास्ट एज द बेसिस ऑफ नेशन। ये लोग मान के चलते हैं कि अगर नेशन बनाना है तो सबका जो हेरिटेज है वो सेम होना चाहिए और कल्चरल पास्ट जो है वो सबका सेम होना चाहिए, तभी एक नेशन बन सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे देखते हैं द इम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब जो लोकल लैंग्वेज होता है, जो लोग जिसमें लोग बातचीत करते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं, ठीक है। द इम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फॉकलोर। फॉकलोर मतलब जो कथाएँ होती हैं, लोक कथाएँ, was not just to recover an ancient national spirit but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate। अगर ये आर्टिस्ट लोग वर्नाकुलर लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, मतलब ऐसा लैंग्वेज जो लोग समझ पाए, और लोक कथाएं सुनाती हैं वो भी लोकल लैंग्वेज में, तो इससे दो बेनिफिट होता है। नंबर 1, जो पारंपरिक नेशनल स्पिरिट है, जो इतिहास है, हेरिटेज रहा है, लोग उसको रियलाइज़ करते हैं, और दूसरा ये जो देशभक्ति का जो मैसेज है ये काफ़ी बड़े ऑडियंस तक पहुंचता है, और खासकर से वो ऑडियंस जो इलिटरेट होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो लोग भी इस मैसेज को समझ पाते हैं। समझ रहे बात की गहराई? यहाँ पे लैंग्वेज और फॉकलोर का इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है, ठीक है। अब ये खासकर से देखा गया है पोलैंड के केस में, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए पोलैंड को ये जो ग्रेट पावर्स है, यूरोपियन पावर्स, रशिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, इन लोगों ने मिलकर पोलैंड को पार्टीशन कर दिया था 2 भागों में, ठीक है, एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। तो इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। तो भले ही पोलैंड एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी के रूप में नहीं था, लेकिन पोलैंड के जो लोग थे उनके अंदर में देशभक्ति की भावना जिंदा था,
किस तरीके से, म्यूज़िक के जरिए और लैंग्वेज के जरिए। वो लोग जब भी पोलिश लैंग्वेज बोलते थे तो महसूस करते थे कि हम सब लोग पोलैंड के निवासी हैं। समझ रहे? करोल कुरपिंस्की फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूजिक, टर्निंग फोक डांसेस लाइक द पोलोनाइज एंड मजूरका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल्स। तो ये एक पोलिश कंपोजर थे, ठीक है। इन्होंने जो नेशनल स्ट्रगल है उसको अपने ओपेराज और म्यूज़िक, ओपेरा मतलब बड़े बड़े शो, ठीक है, उसके जरिए और फोक डांसेस जैसे कि पोलोनाइज और मजूरका, ये सब के जरिए नेशनलिस्ट फीलिंग्स को अलाइव रखा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ तक तो हमने समझा कि लैंग्वेज का, फोकलोर का, म्यूज़िक का क्या रोल है, ठीक है। अब हम स्पेसिफिकली लैंग्वेज का रोल समझेंगे कि लैंग्वेज कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, देशभक्ति की भावना लाने में लैंग्वेज का क्या रोल है। तो देखिए, आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स आउट ऑफ स्कूल्स एंड द रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर। तो जब रशिया ने पोलैंड को ऑक्यूपाई किया तो वहाँ से पोलिश लैंग्वेज का यूज़ बंद कर दिया, ठीक है, पोलैंड के अंदर, और हर जगह रशियन लैंग्वेज का यूज़ किया जाने लगा, ठीक है। तो जब 1831 में रशिया के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा हुआ था, रेबेलियन खड़ा हुआ था, तब उस रेबेलियन को दबा दिया गया था, ठीक है। तो इसके बाद लोगों में काफ़ी गुस्सा आ गया, पोलैंड के लोगों में, ठीक है। तो फॉलोइंग दिस मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्गी इन पोलैंड बिगैन टू यूज़ लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेसिस्टेंस। तो पोलैंड के अंदर जितने भी चर्च के मेंबर्स लोग थे वो लोग पोलिश लैंग्वेज का यूज़ करने लग गए और पोलिश को एज ए वेपन यूज़ करते थे, एज अ हथियार यूज़ करते थे नेशनल रेसिस्टेंस का। अगर आप पोलिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, रशियन रूल के अंडर, इसका मतलब आप रशिया के खिलाफ जा रहे हैं, ठीक है। तो पोलिश को यूज़ किया जाने लगा फॉर चर्च गैदरिंग्स एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। तो एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट और बिशॉप्स को कैप्चर करके जेल में डाल दिया गया। और पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, वर पुट इन जेल और सेंट टू साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटीज एज पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशियन। तो चूंकि ये लोग रशियन में प्रीच नहीं कर रहे थे, इसलिए इन्हें जेल में डाल दिया गया। द यूज़ ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेशन। तो अगर आप पोलिश यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब आप रशिया के खिलाफ जा रहे हैं। तो वही यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि हर बार आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, आप कल्चर के थ्रू भी, म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, लैंग्वेज हो गया, इन सब के थ्रू भी आप अपना आंदोलन दिखा सकते हैं। तो वही इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस है, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। बातें गहराई को समझ रहे हैं ना। अब इतना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा ये देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके पूछेंगे कि हाउ डिड नेशनलिज्म डेवलप थ्रू कल्चर इन यूरोप, एक्सप्लेन। कल्चर का क्या रोल रहा है नेशनलिज्म को डेवलप करने में। तो जितना भी अंडरलाइन किया हुआ है ये सब पॉइंट आपको लिखना होगा, ठीक है, यहाँ पे। और ये पोलैंड वाला केस भी, ये सब, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में, रोल ऑफ कल्चर। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ये रहा, एक्सप्लेन एनी 3 ways इन विच नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव इन पोलैंड इन द 18th एंड 19th सेंचुरी। खासकर से पोलैंड के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे कि पोलैंड में नेशनलिस्ट फीलिंग्स को कैसे अलाइव रखा गया 18th और 19th सेंचुरी में। तो ये सब आपको लिखना होगा, ठीक है। अगला टॉपिक है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ये इसके पहले वाला टॉपिक था। मतलब जितना इंपॉर्टेंट ये कल्चर वाला टॉपिक था उतना इंपॉर्टेंट ये भी है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने का हाई चांसेस है। चलिए पहले समझ लेते हैं, फिर देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो द 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। इसको समझिएगा, 1830s मतलब 1830 से लेके 1840, ठीक है। इस पीरियड में इकोनॉमिक हार्डशिप, पैसे के मामले में तंगी काफ़ी देखने को मिला पूरे यूरोप में। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको समझते हैं। द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, ये तो समझ गए ना, फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी मतलब 1800 से लेके 1900 तक, और उसका फर्स्ट हाफ मतलब 1850, ठीक है। तो इस टाइम में 1800 से लेकर 1850 में, इस टाइम में क्या देखने को मिला, सॉ एन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप। पूरे यूरोप का पॉपुलेशन बढ़ने लगा। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट। जॉब जिनको चाहिए उनका नंबर ज़्यादा हो गया और एम्प्लॉयमेंट कम गया, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, बोल सकते हैं। और पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेट कर रहे थे टू द सिटीज़, और वहाँ पर जाके ओवर क्राउडेड स्लम्स में रह रहे थे, ठीक है, क्योंकि सिटी में उतना जगह तो होगा नहीं। अब देखिए, तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स गिना रहे हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या हो गया, इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ गया, ये पहला। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि पॉपुलेशन जो रूरल एरिया से सिटी में माइग्रेट कर रहे थे वो लोग ओवर क्राउडेड स्लम्स में रह रहे थे, ठीक है। चलिए तीसरा प्रॉब्लम पे आते हैं। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विथ स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ cheap machine made goods from England where industrialization was more advanced than on the continent। अब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा था, तो ये क्या कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा मशीन मेड गुड्स बना के दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो जो जितने भी स्मॉल प्रोड्यूसर है टाउन्स में, उनको काफ़ी कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था इंपोर्ट से। मतलब इंग्लैंड अगर सामान बना के यहाँ पे भेज रहा है तो यहाँ के जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर सब है, इनको ये लोग जो अपना सामान बना रहे थे उनका सामान बिक नहीं रहा था, क्योंकि इंग्लैंड से जो सामान आ रहा है मशीन से बना हुआ सामान, वो सस्ता भी होता था, क्वालिटी में भी अच्छा होता था, तो ये सामान पहले बिक जाता था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये स्मॉल प्रोड्यूसर को काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था इन मशीन मेड गुड्स से।
ठीक है, तो ये हो गया अगला प्रॉब्लम, स्टीफ कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स। फिर आगे देखिए, दिस वॉज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, और ये स्टीफ कंपटीशन सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा था कपड़े के मामले में, विच वॉज कैरिड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप एंड वॉज ओनली पार्टली मैकेनाइज्ड। और जो कपड़ा का प्रोडक्शन था वो मेनली घर में किया जाता था या फिर छोटे छोटे दुकानों में किया जाता था, और उतना ज़्यादा मशीन मैकेनाइज नहीं हुआ था। तो जब इंग्लैंड से जो कपड़े आते थे मशीन से बने हुए, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता था। ठीक है, और अगला प्रॉब्लम है, इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल इंजॉयड पावर, पीजेंट्स स्ट्रगल्ड अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस। यूरोप के ऐसे रीजन्स, ऐसे पार्ट जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी अभी भी पावर में था, ठीक है, वहाँ पे जो पीजेंट्स थे वो लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे अपने जो कर्ज है, जो ड्यूटीज़ है उसके लिए। ठीक है, तो ये हो गया अगला प्रॉब्लम। फिर अगला प्रॉब्लम यहाँ पे और एक दिया गया है, द राइज ऑफ फूड प्राइस और ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म मतलब पॉवर्टी इन टाउन एंड कंट्री। तो अगर खाने का दाम बढ़ जाए या फिर किसी साल फसल गड़बड़ हो जाए तो उस साल काफ़ी ज़्यादा गरीबी देखने को मिलता था पूरे टाउन में और पूरे रूरल एरिया में। ठीक है, तो ये सब कुछ इकोनॉमिक हार्डशिप है, इस टर्म को याद रखिएगा, इकोनॉमिक हार्डशिप जो इन्हें फेस करना पड़ रहा था, वो भी किस पीरियड में, इन द 1830s। और देखिए, द ईयर 1848 वॉज वन सच ईयर, ये ईयर भी एक काफ़ी स्पेशल ईयर है 1848 का। इसमें क्या हुआ था चलिए देखते हैं। फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड। फूड का शॉर्टेज हो गया था, काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था, इस वजह से पेरिस के जितने भी लोग थे वो लोग सब रास्ते पर उतर आए थे। जितने भी बैरिकेड्स लगाए गए थे उन्होंने उसको उखाड़ के फेंक दिया और लुइस फिलिप को यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक, तो नेशनल असेंबली मतलब जो वहाँ पे पार्लियामेंट हुआ करता था वहाँ पे उन्होंने रिपब्लिक घोषित कर दिया। ठीक है, और ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स अबव 21, और वोटिंग राइट दे दिया सभी मेल्स को जो 21 साल से ऊपर के थे, एंड गारंटेड द राइट टू वर्क, और उन्हें काम भी दे दिया। ठीक है, मतलब काम मिलने का आश्वासन भी दे दिया। अब यहाँ पे देखिएगा सिर्फ वोटिंग राइट सिर्फ मेल्स को ही दिया गया है जो 21 साल से ऊपर के थे। ठीक है, कहाँ पे, पेरिस में। उसके बाद और आगे देखिए, Earlier in 1845, weavers in Silesia had led a revolt against contractors who supplied them raw materials and gave them orders for finished textiles, but drastically reduced their payment. यहाँ पे एक और इंसिडेंट के बारे में बताया गया है, ये हुआ था 1845 में, और ये वाला हिस्सा कौन सा था, ये हुआ था 1848 में। ठीक है, पेरिस वाला मुद्दा। और यहाँ पे एक दूसरा दिया है सिलेशिया वाला मुद्दा, वो हुआ था 1845 में। सिलेशिया में क्या हुआ था कि जितने भी वीवर्स थे सिलेशिया के, ठीक है, ये लोग इनको क्या होता था कि कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते थे वो इनको ऑर्डर देते थे और रॉ मटेरियल भी सप्लाई करते थे और बोलते थे कि इतना सामान बना के दो हमें, लेकिन वो लोग काफ़ी पेमेंट कम कर दिए थे। ये कॉन्ट्रैक्टर्स इन वीवर्स को काफ़ी कम पेमेंट दे रहे थे, जिस वजह से यहाँ पे भी कुछ रिवोल्ट देखने को मिला था। तो ये सब कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जो पूरे यूरोप में चल रहा था इस पीरियड में 1830s के टाइम पे। ठीक है, 1830s 1840s के टाइम पे, समझिए ये पूरा टॉपिक। तो इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि डिस्क्राइब एनी 3 इकोनॉमिक हार्डशिप्स फेस्ड बाय यूरोप इन द 1830s। तो कोई भी 3 इकोनॉमिक हार्डशिप या फिर कोई भी 4 इकोनॉमिक हार्डशिप आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो ये सब आपको लिखना होगा। अनएम्प्लॉयमेंट का बारे में लिखना होगा, ओवर क्राउडेड स्लम्स, स्टीप कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट, फिर पीजेंट का स्ट्रगल, फिर वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म मतलब पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा था वहाँ पे, और खासकर से ये 2 इंसिडेंट 1848 में क्या हुआ था और 1845 में क्या हुआ था। ठीक है, इतना चीज़ आप तैयार कर लेंगे तो ये इस टॉपिक से काफ़ी होगा। और ये तो नहीं पढ़ना है आपको, ये कोई न्यूज़पेपर का क्लिपिंग है यहाँ पे। आगे मूव कर जाते हैं। अगला टॉपिक है 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको समझिएगा, अभी थोड़ी देर में हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो अभी हमने पिछले टॉपिक में समझा था कि जो गरीब लोग थे, पुअर हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, पीजेंट्स हो गए, वीवर्स हो गए, तो इन लोगों के साथ साथ एक और रिवॉल्यूशन चल रहा था जिसको लीड कर रहे थे एडुकेटेड मिडिल क्लास। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ द पुअर, अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट्स एंड वर्कर्स इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज इन द ईयर 1848 अ रिवॉल्यूशन लेड बाय द एडुकेटेड मिडिल क्लास वाज अंडरवे। ठीक है, इनके साथ साथ इनका भी एक रिवॉल्यूशन चल रहा था। अब हुआ क्या था देखिए, इवेंट्स ऑफ फरवरी 1848 इन फ्रांस। 1848 में फ्रांस में कुछ हुआ था, याद है आपको, यही वाला लिखा हुआ है। ये 2 ईयर याद रखिएगा, एक है 1848 में जिसमें लुइस फिलिप को भागने में मजबूर कर दिया गया था बैरिकेड्स उखाड़ के, और एक 1845 वाला, ठीक है, वीवर्स वाला। तो जब फरवरी 1848 में फ्रांस में जो इवेंट हुआ, इसमें हुआ क्या था, एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क को हटा दिया गया था, और यहाँ पे एक रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड। यहाँ पे वोटिंग राइट्स दे दिया गया था, याद है आपको, सभी मेल्स को जो कि 21 साल से ऊपर के थे। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फ्रांस में ये घटना घटा था। और यूरोप के दूसरे पार्ट जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, यहाँ पे जो मेन एंड वुमेन थे लिबरल मिडिल क्लास के, ये लोग भी कंबाइन हुए अपने डिमांड को लेके, और इनका डिमांड था क्या, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विथ नेशनल यूनिफिकेशन। इनको नेशन स्टेट बनाना है और वहाँ पे एक संविधान होना चाहिए। ठीक है, संविधान होना चाहिए मतलब
लोगों के हाथ में पावर हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो देश चले। उनका डिमांड ये था कि डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ द प्रेस होना चाहिए और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ उनका डिमांड था। किनका डिमांड था? ये लिबरल मिडिल क्लास का। ठीक है, रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल, तो ये लिबरल्स का ये डिमांड था, समझे? तो ये चीज़ हमने समझ लिया। फिर जर्मनी में भी कुछ हलचल मच रहा था। वो हलचल क्या था देखिए। जर्मनी में क्या थे कि कई सारे मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और प्रॉस्परस आर्टिसंस ये सब क्या करते हैं, एक साथ एकजुट होते हैं। कहाँ पे? इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में, और डिसाइड करते हैं कि ये लोग वोट करेंगे फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। ये लोग वोट करके, एकजुट तो बहुत सारे लोग हुए होंगे ना, तो ये लोग वोट करके कुछ लोगों को चुनेंगे, और जो लोग चुने गए होंगे उनको क्या कहेंगे? ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। ठीक है, लोगों का ग्रुप होगा। तो ऑन 18 मई 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, तो इन लोगों ने सबको, ये सब लोग मिलके 831 मेंबर्स को चुना। तो ये 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को ही क्या बोलेंगे? ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बोलेंगे। ठीक है, तो ये 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ये लोग मार्च करते हैं, चलते चलते कहाँ तक जाते हैं? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की तरफ जाते हैं, जो कि कहाँ पे हुआ था? इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ये 831 लोग बैठते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं। ठीक है, जर्मन नेशन के लिए। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में बोला जाता है कि यहाँ पे इसके जो हेड होंगे वो कौन होंगे? मोनार्की होंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। ये मोनार्की का पावर, मतलब ये मोनार्की जो राजा होंगे उनको जवाबदेही देना होगा पार्लियामेंट को। ये नहीं कि अपना मर्जी से कुछ भी अंधाधुंध ये रूल करते जाए। ठीक है, पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस करने का इन्होंने प्रस्ताव रखा। तो जब इन्होंने ये प्रस्ताव फ्रेडरिक विलियम IV किंग ऑफ प्रूसिया को सौंपा, तो इन्होंने, ये जो राजा थे, इन्होंने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया, और ये भी बाकी मोनार्क्स लोग के साथ जुड़ गए और इस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को अपोज करने लग गए। ठीक है, अब ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इसमें मेनली ये लिबरल्स लोग ही थे। लिबरल्स लोग थे, मतलब एडुकेटेड मिडिल क्लास लोग थे। तो ये लोग, ये जो गरीब लोग थे, पुअर, अनएम्प्लॉयड और स्टार्विंग पीजेंट्स थे, इनके डिमांड को ये लोग पूरा नहीं कर रहे थे, फोकस ही नहीं कर रहे थे। तो इस वजह से ये जो गरीब लोग थे, इन लोगों ने अपना सपोर्ट खींच लिया यहाँ से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास। ये जो 831 लोग हैं, इसमें ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग थे, और इन्होंने रेसिस्ट किया, मतलब रोका द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिसंस। इनके डिमांड को इन्होंने रोक दिया, एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट। इसलिए ये गरीब लोग अपना सपोर्ट हटा लिए वहाँ से, और लास्ट में ये जो पूरा असेंबली था ये पूरा फेल हो गया। ठीक है, द असेंबली वॉज फोर्स टू डिसबैंड। समझ गए? तो ये भी यहाँ पे जर्मनी का ये भी एफर्ट फेल हो गया। अब यहाँ पे एक मुद्दा दिया गया है वुमेन का। वुमेन का क्या रोल था इस समय में? तो वुमेन भी चुपचाप बैठी नहीं हुई थी, वो लोग अपना पॉलिटिकल एसोसिएशन बना रहे थे, ये लोग अपने हक के लिए लड़े जा रहे थे। इन्होंने न्यूज़पेपर्स कई सारे निकाले, टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन, ये सब काम ये लोग कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी दे वर डिनाइड सफरेज राइट। इनको वोटिंग राइट अभी भी नहीं मिल पा रहा था इलेक्शन के टाइम पे। ठीक है, ये जो यहाँ पे 831 लोग चुने गए थे, यहाँ पे वुमेन को वोटिंग राइट नहीं दिया गया था, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ तक कि फ्रांस में भी जो 1848 का कांड हुआ था, उसके बाद भी वहाँ पे सिर्फ मेल को दिया गया था वोटिंग राइट, वुमेन को नहीं दिया गया था। व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, और जब ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, याद है ना आपको, मतलब यहाँ पे जो सब लोग मिले थे, ये जो 831 लोग मिले थे कहाँ पे? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, जो कहाँ आयोजित किया गया था? चर्च ऑफ सेंट पॉल में। यहाँ पे जब सब लोग मिले थे तो क्या हुआ था? वुमेन वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर्स टू स्टैंड इन द विजिटर गैलरी। तो वुमेन को बोला गया था कि आप लोग आइए, लेकिन आप लोग सिर्फ एक दर्शक के रूप में आइए, आप लोग को यहाँ पे कुछ बोलने का हक नहीं होगा। तो ये है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल का सीन। तो यहाँ पे जो आप ये दिख रहे हैं, ये जो है, ये सब वुमेन है एज अ ऑब्जर्वर। ये लोग सिर्फ देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या सब चल रहा है, इन्हें कुछ बोलने का हक नहीं है यहाँ पे। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चला कि ये लोग वुमेन है? तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ था कि नोटिस द वुमेन इन द अपर लेफ्ट गैलरी। तो अपर लेफ्ट गैलरी में यहाँ पे ये वुमेन है। ठीक है, बाकी क्लियर तो दिख नहीं रहा है। तो ये चीज़ हमने समझा, रोल ऑफ वुमेन। अब इतना सारा बार बार रिवॉल्यूशन हो रहा है, बार बार ये जो कंजर्वेटिव लोग हैं इसको दबा दे रहे हैं, ये जो साइकिल चल रहा है रिवॉल्यूशन और डिप्रेशन का, तो ये कंजर्वेटिव लोग सोचने लगे कि ये साइकिल को एंड करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है? ये है बाय ग्रांटिंग कंसेशन टू द लिबरल नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरीज। ये जो लिबरल नेशनलिस्ट जो भी डिमांड कर रहे हैं उनको कुछ कंसेशन दे दिया जाए, कुछ चीज़ इनको दे देंगे तो ये खुश हो जाएंगे और ये बार बार रिवोल्ट करना बंद करेंगे। ठीक है, इसीलिए इन द ईयर्स आफ्टर 1848 के बाद जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के, इन्होंने कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, जो कि पहले वेस्टर्न यूरोप में हुआ करता था बिफोर 1815 में। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस इन्होंने इंट्रोड्यूस किया? तो सर्फडम और बॉन्डेड लेबर, ये दोनों को एबोलिश कर दिया गया, दोनों ही, हैब्सबर्ग और रशिया दोनों में। ठीक है, फिर हैब्सबर्ग रूलर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस इन 1867। इन हंगेरियंस को भी ज़्यादा पावर दे दिया गया। ठीक है, तो ये सब कुछ चेंजेस इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो समझे इतना। चलिए एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं, ये पूरा जो टॉपिक था, जो हमारा मेन टॉपिक था वो क्या था। ये चैप्टर है ही थोड़ा बड़ा और काफ़ी कन्फ्यूजिंग भी है, थोड़ा पेशेंस रख के समझ से चलिएगा। जो जो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं उतना तैयार कर लेंगे तो काफ़ी होगा।
तो ये जो टॉपिक था द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 से 1848, इसमें क्या क्या पढ़ा हमने एक बार रिकैप करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि लिबरलिज्म और नेशनलिज्म ये सब एसोसिएट हो रहे थे रिवॉल्यूशन के साथ में। रिवॉल्यूशन को लीड कौन कर रहा था? तो जो मिडिल क्लास के लोग थे वो लोग लीड कर रहे थे। सबसे पहला हंगामा फ्रांस में ही हुआ और ड्यूक मेटरनिस ने रिमार्क किया था कि जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी पकड़ लेता है। तो फ्रांस का देखा देखी बेल्जियम भी रिवॉल्यूशन करके इंडिपेंडेंस ले लिया। फिर ग्रीक में भी इंडिपेंडेंस का वॉर हुआ, लेकिन फाइनली यहाँ पे ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन होता है 1832 में और यहाँ पे ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन का ओहदा मिल जाता है। फिर हमने देखा कि हर बार कोई चीज़ हासिल करने के लिए वॉर्स रिवॉल्यूशन का जरूरत नहीं है, कल्चर भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आप आर्ट के जरिए, म्यूज़िक के जरिए, लैंग्वेज के जरिए, स्टोरीज़ के जरिए भी जो अपना रेजिस्टेंस है वो दिखा सकते हैं। तो रोमांटिसिज्म का क्या थिंकिंग है, क्या बिलीफ है, वो हमने देखा कि लोग ज़्यादा साइंस और लॉजिक पे विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि इमोशन, इंट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग्स पे विश्वास रखते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा पोलैंड का स्पेशल केस कि यहाँ पे लैंग्वेज, म्यूजिक का क्या रोल है वो हमने देखा। ठीक है, फिर हमने देखा कि 1830s में इकोनॉमिक हार्डशिप क्या क्या फेस करना पड़ा यूरोप के लोगों को, वो हमने देखा। फिर 1848 वाला स्पेशल केस फ्रांस का और 1845 सेलेशिया का वीवर्स का केस वो हमने देखा। इसके बाद लास्ट टॉपिक था इसका रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स 1848 में। जो भी लिबरल्स थे ये लोग गरीब लोगों के साथ, पुअर, अनएम्प्लॉयड, स्टार्विंग पीजेंट्स के साथ मिलकर वापस से रिवोल्ट करते हैं, लेकिन जो जर्मन रीजन था यहाँ पे ये लोग फेल कर जाते हैं क्योंकि ये लोग सिर्फ अपना ही मोटिव को पूरा कर रहे थे। इन लिबरल्स का मोटिव क्या था? एक नेशन स्टेट बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन लेके आना, ठीक है, लिबर्टी लेके आना। लेकिन ये गरीब लोग का तो कुछ और ही मोटिव है, इनको अपना पहले विश पूरा करना है, तो ये सब चीज़ एक साथ हो नहीं पा रहा था, इसलिए ये रिवोल्ट फेल कर गया। फिर वुमेन का स्टेटस देखा हमने, और यहाँ पे एक वर्ड है फेमिनिस्ट, इस वर्ड को भी ध्यान रखिएगा। फेमिनिस्ट मतलब ऐसा इंसान जो वुमेन के हक के लिए लड़े, ठीक है, वुमेन्स को स्ट्रांग माने, ऐसे इंसान को फेमिनिस्ट बोलते हैं, ऐसे सोच को फेमिनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे हमने देखा कि लास्ट में ये जो रिवॉल्यूशन और रिप्रेशन का साइकिल को बंद करने के लिए कुछ कंसेशन दिया गया लिबरल नेशनलिस्ट को। क्या क्या कंसेशंस थे? तो यहाँ पे एक दो लिखा हुआ है, उसको ध्यान रखिएगा बस। अगला टॉपिक है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। इसमें हम समझेंगे कि जर्मनी और इटली एक नेशन स्टेट कैसे बने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है जर्मनी का। इसमें हम देखेंगे कि जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। यूनिफिकेशन कैसे हुआ मतलब वो नेशन स्टेट कैसे बने। यहाँ पे हम देखेंगे आर्मी ने क्या रोल प्ले किया एक नेशन स्टेट बनाने में। ठीक है, 1848 के बाद नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन। अभी तक हमने कहानी 1848 तक समझ रखा है। हमने देखा था कि 1848 के बाद ये कंजर्वेटिव लोग खुद ही लिबरल नेशनलिस्ट को कुछ कंसेशंस ग्रांट कर रहे थे। ठीक है, तो 1848 के बाद एक अलग चीज़ देखने को मिला। वो अलग चीज़ क्या था कि जो नेशनलिज्म था वो दूर हट रहा था डेमोक्रेसी से और रिवॉल्यूशन से। इसका मतलब देश डेवलप करना है, एक नेशन स्टेट बनाना है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे डेमोक्रेसी भी आए, एक राजा के अंदर भी नेशन स्टेट बन सकता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अब वहाँ पे आने लगा। और ऐसा नहीं है कि नेशन स्टेट बनाने के लिए आपको रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं था। अब क्या हो रहा था देखिए, नेशनलिज्म या फिर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रोमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर यूरोप। अब ये कंजर्वेटिव्स लोग खुद ही नेशनलिज्म या फिर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को प्रमोट कर रहे थे ताकि उनका दो मोटिव फुलफिल हो पाए। नंबर 1, स्टेट का पावर बढ़ेगा, ठीक है, राजा का और पावर बढ़ जाएगा, और नंबर 2, पॉलिटिकल डोमिनेंस पूरा यूरोप में करने के लिए ये ईजी होगा। ठीक है, इसलिए ये कंजर्वेटिव लोग खुद ही अब नेशन स्टेट बनाने के लिए मोटिवेट हो रहे थे। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स था वो मिडिल क्लास जो जर्मन्स थे ये लोग ज़्यादा इसको प्रमोट कर रहे थे, और ये लोग चाहते थे कि एक ऐसा नेशन स्टेट बने जिसमें इलेक्टेड पार्लियामेंट हो। तो लिबरल नेशनलिस्ट का ये इनिशिएटिव नेशन बनाने का ये तो दबा दिया गया था, किसके द्वारा? मोनार्की के द्वारा और मिलिट्री के द्वारा। ठीक है ना, लिबरल इनिशिएटिव मतलब यहाँ पे ये है कि जो लिबरल नेशनलिस्ट लोग थे ये लोग चाहते थे कि नेशन स्टेट बने, लेकिन वहाँ पे साथ साथ एक इलेक्टेड पार्लियामेंट हो। ठीक है, किंग वाला सिस्टम ना चले, लेकिन ये चीज़ को रिप्लेस कर दिया गया था। तो अब से नेशन स्टेट बनाने का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया प्रूसिया के ऊपर। तो प्रूसिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। ठीक है, प्रूसिया ने यहाँ पे रोल प्ले करना स्टार्ट किया। पहले जर्मनी बोल के कोई कंट्री नहीं हुआ करता था, उसकी जगह पर क्या था? प्रूसिया था। तो प्रूसिया के जो चीफ मिनिस्टर थे ओटो वॉन बिस्मार्क, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, इस नाम को याद रखिएगा। ठीक है, ये एक मेन आर्किटेक्ट थे, मेन इंसान थे इस प्रोसेस को कैरी आउट करने में। ठीक है, तो इन्होंने ओटो वॉन बिस्मार्क ने विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी इन्होंने ये काम को अचीव किया। कौन सा काम? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, देखिए उन्होंने क्या क्या किया। 3 wars over 7 years with ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस एंडेड इन प्रूशियन विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। टोटल 7 years में 3 wars लड़े गए, एक ऑस्ट्रिया के साथ, एक डेनमार्क के साथ और एक फ्रांस के साथ, और फाइनली इसमें प्रूशिया को जीत मिला। ठीक है, और इसके बाद जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया। तो हम देख रहे हैं कि जर्मनी का यूनिफिकेशन करने में ये यहाँ पे अब लिबरल नेशनलिस्ट ज़्यादा कुछ रोल नहीं प्ले कर रहे थे। यहाँ पे आर्मी
और जो प्रूशिया के जो किंग थे उन्होंने मेन रोल प्ले किया था। किंग नहीं, चीफ मिनिस्टर जो थे उन्होंने मेन रोल प्ले किया था। ठीक है, तो वही आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे कंजर्वेटिव लोग ही खुद ही चाह रहे हैं कि अब नेशन स्टेट बन जाए और उसमें वो सक्सेसफुल भी रहे। तो जनवरी के महीने में 1871 में जो प्रूशियन किंग थे विलियम वन, पूरा नाम है केसर विलियम वन, इन्हें जर्मन एम्परर घोषित कर दिया गया। ठीक है, कहाँ पे? वर्सेलिस में। तो वो यहाँ लिखा है कि ऑन 18 जनवरी 1871 एन असेंबली, असेंबली मतलब ग्रुप ऑफ मैन कंप्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ जर्मन स्टेट, एक लोगों का झुंड जिसमें जर्मन स्टेट्स के प्रिंसेस थे, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आर्मी थे, इंपॉर्टेंट प्रूशियन मिनिस्टर्स थे इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क। ये सभी लोग कहाँ गैदर होते हैं? हॉल ऑफ मिरर्स में गैदर होते हैं इन द पैलेस ऑफ वर्सेलिस। और यहाँ पे सब लोग मिलकर क्या घोषित करते हैं? केसर विलियम वन को न्यू जर्मन एम्परर घोषित करते हैं। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे कि न्यू जर्मन एम्परर किसको घोषित किया था वर्सेलिस में, तो केसर विलियम वन याद रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो नया अब कंट्री बन चुका है जर्मनी, ये ज़्यादा इंफेसिस किस पे देने लगा? मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी, ये सब चीज़ पे इनका मेन फोकस रहा। इससे स्टेट भी डेवलप होगा और पॉलिटिकल डोमिनेंस करने में भी आसानी होगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है जर्मन का यूनिफिकेशन का। इसमें हमने रोल देखा आर्मी का कि कैसे आर्मी और जो कंजर्वेटिव्स थे, मतलब जो किंग थे, वो खुद ही एक रोल प्ले कर रहे हैं नेशन स्टेट बनाने के लिए। समझे इतना? चलिए अब देखते हैं ऐसे क्वेश्चन कैसा पूछेंगे आपसे। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस टॉपिक से यही बनेगा कि हु वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्सेलिस इन जनवरी 1871। तो 1871 में कौन जर्मन एम्परर घोषित किया गया था? तो ये केसर विलियम वन आपको लिखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओटो वॉन बिस्मार्क इन जर्मन यूनिफिकेशन। ओटो वॉन बिस्मार्क का कंट्रीब्यूशन बताना है आपको, तो आप ये पूरा यहाँ से जो है यहाँ तक लिखना पड़ेगा आपको। ओटो वॉन बिस्मार्क, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये कौन है? चीफ मिनिस्टर थे प्रूशिया के। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से फेमस था, यही बनता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, पूरा प्रोसेस को समझाइए। तो जितना मैं अंडरलाइन किया हुआ ये सब बात आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो जर्मनी का हमने समझ लिया, अब हम किसका समझेंगे? इटली का समझेंगे। ये रहा इटली यूनिफाइड। तो जर्मनी की तरह इटली भी बहुत सारे डायनेस्टिक स्टेट्स में बटा हुआ था। ठीक है, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स ऑफ विच ओनली वन सर्डेनिया पेडमोंट वॉज रूल्ड बाई एन इटालियन प्रिंसली हाउस। तो 19th सेंचुरी के मिडल में, ठीक है, इटली जो था वो 7 स्टेट्स में बटा हुआ था और इस 7 में से सिर्फ एक स्टेट जिसका नाम था सर्डेनिया पेडमोंट, ये नाम याद कर लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सर्डेनिया पेडमोंट ही इसमें इटालियन प्रिंसली हाउस रूल करते थे। ठीक है, बाकी सब स्टेट जो था, बाकी 6 स्टेट, वहाँ पे कोई और जो मोनार्की था वो रूल कर रहा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इटली को 3 कैटेगरी में, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मान लीजिए ये है इटली, ये इटली का मैप है मान लीजिए। तो यहाँ का जो नॉर्थ है, नॉर्थ में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर था, नॉर्दर्न पार्ट में, समझ गए। फिर सेंटर में कौन था? पोप रूल कर रहे थे, ये सेंट्रल पार्ट में पपाल स्टेट का रूल था। और साउदर्न पार्ट में बर्बन किंग ऑफ स्पेन का रूल था यहाँ पे। ये 3 पार्ट समझे। यहाँ पे नॉर्थ में कौन रूल कर रहे थे? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर था, सेंटर में पपाल स्टेट था, पोप रूल कर रहे थे, और जो साउथ में जो बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन थे ये यहाँ पे रूल कर रहे थे। इतना याद कर लीजिए पहले, इसके बाद देखिए क्या होता है। और इसमें से एक तो आप सोच रहे हैं कि सर्डेनिया पिडमोंट कहाँ पे है, तो ये मैप को देख लीजिए एक बार, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए, ये जो ऑरेंज से हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, ये सर्डेनिया पिडमोंट वाला हिस्सा है। यहाँ पे इटालियन प्रिंसली हाउस रूल करते थे। ठीक है, बाकी सब जो स्टेट है ये सब कोई और रूलर रूल कर रहे थे यहाँ पे। तो अब देखते हैं क्या होता है। और उस समय जो इटालियन लैंग्वेज भी था ना, ये एक कॉमन लैंग्वेज नहीं था, मतलब इटालियन लैंग्वेज का भी कई सारा वैरायटी था वहाँ पे, लोकल वेरिएशन देखने को मिल रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा वैराइड फॉर्म था इटली का उस समय। तो इसको यूनिफाई कैसे किया गया, चलिए देखते हैं। 1830s में गुसिपी मजीनी, याद है आपको गुसिपी मजीनी का नाम? इसके ऊपर पहले हमने शॉर्ट नोट तैयार किया है। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी एफर्ट लगाए इटली को यूनिफाई करने के लिए। इन्होंने कई सारे सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म किए। याद है, इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म किया था, एक था यंग इटली इन मर्सिलीज और दूसरा था यंग यूरोप इन बर्न। ठीक है, तो इन सीक्रेट सोसाइटी के जरिए इन्होंने अपना जो गोल्स है वो डिसेमिनेट किया, मतलब स्प्रेड किया हर जगह। ठीक है, लेकिन इनका एफर्ट उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। द फेलियर ऑफ रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स बोथ इन 1831 एंड 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian states through war। तो जब गुसिपी मजीनी का सारा एफर्ट उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो अब सारा दारोमदार किसके ऊपर आ गया? सर्डेनिया पिडमोंट के ऊपर आ गया। याद है आपको सर्डेनिया पिडमोंट? अभी आपको बोले थे यहाँ पे याद कर लेने के लिए, मैप में कहाँ इसका पोजीशन है वो भी आपको याद हो चुका होगा। तो सर्डेनिया पिडमोंट के जो रूलर थे, किंग थे, किंग विक्टर इमानुअल II, अब इनके ऊपर सारा दारोमदार था कि ये कैसे भी अब इटालियन स्टेट्स को यूनिफाई करे थ्रू वॉर्स के जरिए। ठीक है, और ये किंग होते हुए भी क्यों इटली को यूनिफाई करना चाहते थे? ताकि 2 ही मोटिव है इनका, फिर से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए और पॉलिटिकल डोमिनेंस हो पाए पूरे यूरोप पे। समझ रहे हैं, यही 2 मेन रीज़न है कि अब किंग्स लोग भी चाह रहे हैं जो उनका डायनेस्टी है वो एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए ये लोग अब क्या करते हैं, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है कैवियर,
ठीक है, ये जो सर्डेनिया पिडमॉन्ट के चीफ मिनिस्टर, ठीक है, एक ऐसा ही चीफ मिनिस्टर हमने अभी यहाँ पे जर्मनी के बारे में पढ़ा था, ओटो वॉन बिस्मार्क के बारे में, याद रखिएगा सब। हाँ, तो ये जो चीफ मिनिस्टर थे कैवियर, इन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया ताकि ये इटली जो है वो यूनिफाई हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि ये कैवियर ना ही एक रिवोल्यूशनरी थे और ना ही एक डेमोक्रेट थे, ना ही ये वॉर करके कुछ चीज़ हासिल कर पा रहे थे और ना ही बातचीत करके मसला को सुलझा पा रहे थे। लेकिन इनमें एक क्वालिटी था, वो क्वालिटी क्या था कि ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर दैन ही डिड इटालियन। इनका फ्रेंच लोगों के साथ काफ़ी अच्छा दोस्ती था। तो थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस इंजीनियर्ड बाय कैवियर, सर्डेनिया पिडमॉन्ट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। तो काफ़ी अच्छे से डिप्लोमेसी करके फ्रांस के हेल्प के साथ ये जो कैवियर थे, कैवियर मतलब सर्डेनिया पिडमॉन्ट के चीफ मिनिस्टर जो थे, इन्होंने सक्सेसफुली डिफीट कर दिया ऑस्ट्रियन फोर्सेस को जो कि नॉर्थ में थे। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मान लीजिए ये इटली का मैप है, तो नॉर्थ में जो था ऑस्ट्रियन फोर्सेस, तो नॉर्थ का हिस्सा इन्होंने कैप्चर कर लिया। तो सर्डेनिया पिडमॉन्ट के अंदर ये नॉर्थ भी आ गया। ठीक है, अब बचा सेंट्रल पार्ट और साउथ का पार्ट। फिर गुसिपी गैरिबल्डी बोल के एक इंसान थे, तो ये क्या करते हैं, आर्म्ड वॉलंटियर्स को लेते हैं और 1860 में दे मार्च इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ टू सेसल्स। इटली का जो साउदर्न पार्ट है यहाँ पे, जहाँ पे किंगडम ऑफ बोथ सेसल्स है, यहाँ पे जाते हैं और क्या करते हैं, देखिए, एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट्स इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर। और साउदर्न पार्ट में जाकर यहाँ के जो लोकल पीजेंट्स थे इनका सपोर्ट गेन करते हैं और यहाँ के जो स्पेनिश रूलर थे इनको यहाँ से हटा देते हैं। तो इस तरीके से जो साउदर्न पार्ट है वो भी इस सर्डेनिया पिडमॉन्ट के अंडर आ जाता है, मतलब ये भी यूनिफाई हो जाता है। अब बच गया कौन सा पार्ट, सेंट्रल पार्ट, जहाँ पे पापाल स्टेट था, तो ये लोग खुद ही सरेंडर कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों ही पार्ट यूनाइट हो जाते हैं और इसके बाद 1861 में विक्टर इमैनुअल II को किंग ऑफ यूनाइटेड इटली घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इटली यूनिफाई होता है। और यहाँ पे कैसे ही बात लिखा हुआ है कि इटली के जो ज़्यादातर पॉपुलेशन थे वो क्या थे, इलिटरेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे। ये लोग इतने मासूम थे कि इन्हें ये भी पता नहीं कि इटालिया शब्द का मतलब क्या होता है। ये लोग सोचते थे इटालिया कुछ नहीं है, कोई लैटालिया बोल के कोई इंसान है, मतलब ये विक्टर इमैनुअल की वाइफ का नाम है, ये सोचते थे इटालिया। ठीक है, और ये सोचते थे कि हम लोग इनका वाइफ को छुड़ाने के लिए ही ये सब वॉर लड़ रहे हैं, इतने इनोसेंट थे ये लोग। तो खैर ये सब बात आप छोड़िए, आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि इटली कैसे यूनिफाई हुआ। इसके ऊपर दो ही मेन क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन तो बनेगा कि हु वॉज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861, तो विक्टर इमैनुअल II हो जाएगा इसका आंसर। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, तो ये पूरा बात आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इटली का यूनिफिकेशन में कौन कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए, चीफ मिनिस्टर कैवियर हो गया, गुसिपी गैरिबल्डी हो गया, फिर यहाँ पे गुसिपी मजनी ने भी कुछ एफर्ट लगाए थे, वो भी लिखना होगा। ठीक है, और सर्डेनिया पिडमॉन्ट के जो किंग थे विक्टर इमैनुअल II, इन्हें ही बाद में यूनाइटेड इटली का एम्परर घोषित किया जाता है। तो इतना चीज़ आप तैयार कर लेंगे तो ये इटली का सारा झंझट खत्म हो गया। अब आगे मूव करते हैं। अब हम देखेंगे द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कैसे हुआ इसको समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ सडन अपहेवल और रिवोल्यूशन, इट वॉज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। अब ब्रिटेन का केस अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो नेशन स्टेट बनने का प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई रिवोल्यूशन हुआ, कोई वॉर हुआ और उसके बाद ब्रिटेन यूनिफाई हो गया, ऐसा नहीं था। यहाँ पे एक लंबा चौड़ा प्रोसेस चला ब्रिटेन को बनाने में। तो देखिए, देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी से पहले कोई ब्रिटिश नेशन बोल के था नहीं। यहाँ पे लोगों का आइडेंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी हुआ करता था, मतलब कल्चर के बेसिस पे लोगों का आइडेंटिटी था यहाँ पे। जैसे कि जो लोग इंग्लिश बोलते थे उनका जो पहचान था वो इंग्लिश बोल के होता था। ठीक है, ये लोग इंग्लिश है, ये लोग वेल्स है, स्कॉटिश है, आयरिश है। ठीक है, ऐसे करके पहचान था। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए। कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे, देखिए, ये पूरा है ब्रिटिश आइल्स का डायग्राम। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये तीनों कंट्री को मिला के एक क्या बनता है, ग्रेट ब्रिटेन बोलता है। दिख रहा है आपको, येलो में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में अगर आप नॉर्दर्न आयरलैंड का ऊपर वाला पार्ट जो है नॉर्दर्न आयरलैंड, इसको भी ऐड कर देंगे तो ये पूरा हिस्सा कहलाएगा यूनाइटेड किंगडम, जो कि रेड से लिखा हुआ है। ठीक है, और आयरलैंड के अंदर वो दोनों आते हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड भी और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी, और ये पूरा पार्ट को ब्रिटिश आइल्स बोलते हैं। इतना समझे? तो देखिए, बट एज द इंग्लिश नेशन मतलब इंग्लैंड है यहाँ पे। ठीक है, जैसे जैसे इंग्लैंड का पावर बढ़ रहा था, वेल्थ बढ़ रहा था, इंपॉर्टेंस बढ़ रहा था, पावर बढ़ रहा था, वैसे वैसे वो अपना दबदबा भी बढ़ाते जा रहा था बाकी नेशंस के ऊपर जो कि आइलैंड में थे। ठीक है, बाकी नेशंस यहाँ पे कौन से हो गए, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, ये सबको बोला गया है। ठीक है, तो इन सब पे इंग्लैंड का दबदबा बढ़े जा रहा था। तो इंग्लिश पार्लियामेंट जो था, जो मोनार्की से पावर छीनने के बाद बना हुआ था 1688 में, वो इंग्लिश पार्लियामेंट में क्या हुआ, यही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया नेशन स्टेट बनाने के लिए। ठीक है, इस इंग्लिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम था द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, जिसमें क्या किया गया, ये जो इंग्लैंड है उसके साथ स्कॉटलैंड को जोड़ दिया गया। ठीक है, और ये क्या कहलाने लगा, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन करने लगा। ठीक है, इसका मतलब अब से क्या होने लगा कि इंग्लैंड जो है वो अपना इन्फ्लुएंस इम्पोज करेगा किसके ऊपर, स्कॉटलैंड के ऊपर। ठीक है, अब स्कॉटलैंड और इंग्लैंड जुड़ जाते हैं, लेकिन
चूँकि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट या फिर इंग्लिश पार्लियामेंट में ज़्यादातर मेंबर्स इंग्लैंड के ही थे, इंग्लिश मेंबर्स थे, इसीलिए स्कॉटलैंड का जो डिस्टिंक्टिव कल्चर है, वहाँ का जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, इन सबको सप्रेस किया जाने लगा। इंग्लैंड अपना पावर ऑफ स्कॉटलैंड पर दिखाने लगा, ठीक है। तो वहाँ के जो कैथोलिक जो क्लान्स थे स्कॉटिश हाईलैंड में, उनको सफ़र टेरिबल रिप्रेशन, उनको दबाया गया, उनको अपना लैंग्वेज गेलिक लैंग्वेज को स्पीक करने से फॉरबिड किया गया, रोका गया, ठीक है। उनको बोला गया कि आप लोग इंग्लिश बोलो। फिर उनको अपना नेशनल ड्रेस जो स्कॉटिश ड्रेस है वो पहनने से मना किया गया और उनको ज़बरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया गया। तो स्कॉटलैंड में काफ़ी रिप्रेशन देखने को मिला। सिमिलर केस हुआ आयरलैंड के साथ भी। आयरलैंड मतलब ज़्यादातर यहाँ पे नॉर्दर्न आयरलैंड का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो आयरलैंड का जो कंट्री है वो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट में बटा हुआ था। तो इंग्लिश ने, जो इंग्लैंड के लोग थे, उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्टेंट को हेल्प किया। और एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू इस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथोलिक कंट्री। तो वो आयरलैंड, जो नॉर्दर्न आयरलैंड का जो पार्ट है वो मेनली कैथोलिक था। तो इंग्लिश लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्टेंट को हेल्प करके, ठीक है, जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वहाँ पे प्रोटेस्टेंट को हेल्प करके वहाँ पे अपना पावर इस्टेब्लिश कर लिया। तो आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट लेड बाई वुल्फस्टोन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन, आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। ये बात यहाँ पे सबसे मेन बात है कि इन लोगों ने काफ़ी रिवोल्ट किया, वुल्फस्टोन और यूनाइटेड आयरिशमैन ने, इस इंग्लैंड को, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए, वो लोग फेल हो गए। तो फाइनली आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम के साथ जोड़ दिया गया 1801 में, ठीक है। तो अब आपको ये मैप समझ में आ गया कि यूनाइटेड किंगडम में कौन से है, नॉर्दर्न आयरलैंड और इंग्लैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स हो गया, ठीक है। जो नॉर्दर्न आयरलैंड वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे जो मेनली कैथोलिक्स लोग हुआ करते थे, तो इंग्लैंड वाले लोग क्या किए, यहाँ पे जाके प्रोटेस्टेंट को हेल्प किया और प्रोटेस्टेंट का हेल्प से जो कैथोलिक्स वाले थे उनको दबा दिए थे यहाँ पे, ठीक है। और इस तरीके से उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। तो इसके बाद क्या होता है कि अ न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फोर्स्ड थ्रू द प्रोपागेशन ऑफ अ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। अब इस पूरे जो यहाँ पे ब्रिटिश आइल से यहाँ पे हर जगह इंग्लिश कल्चर देखने को मिल रहा था और ये पूरा ब्रिटिश नेशन कहलाने लगा, ठीक है। द सिम्बल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन, अब जो नया ब्रिटेन बना है उसके नए नए सिम्बल्स बन गए, जैसे कि ब्रिटिश फ्लैग हो गया, नेशनल एंथम हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, ये पूरा इस रीजन में चलने लगा, वो एक्टिवली प्रोमोटेड, ठीक है। एंड द ओल्डर नेशन मतलब स्कॉटलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, वेल्स हो गया, ये सब सिर्फ एक सबऑर्डिनेट पार्टनर की तरह काम कर रहे थे यहाँ पे इंग्लैंड के अंडर में, ठीक है। तो बस इतना इसका कहानी है और कुछ है नहीं यहाँ पे। तो जितना अंडरलाइन किया हुआ इसको आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन सिर्फ फिर उसी तरीके से बन जाएगा कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, ऐसे करके क्वेश्चन बन जाएगा। तो जितना अंडरलाइन किया उतना आप तैयार कीजिएगा। अब आते हैं इस चैप्टर के सेकंड लास्ट टॉपिक पे, विजुअलाइजिंग द नेशन, ठीक है। थोड़ी देर में चैप्टर एंड हो जाएगा, काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये। देखिए पहले क्या था कि रूलर था, तो रूलर को रिप्रेजेंट करना काफ़ी इजी था, क्या तो कोई पेंटिंग से, नहीं तो कोई स्टैचू बना के उसको रिप्रेजेंट कर सकते थे हम लोग। लेकिन जब नेशन बन गया तो नेशन को कैसे रिप्रेजेंट करें, उनको कैसे विजुअलाइज करें या फिर उनको कैसे फेस दे। तो आर्टिस्ट ऑफ 18th एंड 19th सेंचुरीज फाउंड अ वे आउट बाय पर्सोनिफाइंग अ नेशन। तो उन्होंने नेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका निकाला। वो तरीका क्या था कि वो लोग क्या करेंगे, नेशन को पर्सनिफाई करेंगे, मतलब नेशन को, किसी भी कंट्री को एज अ पर्सन ट्रीट करेंगे। अब पर्सन तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अब इसका क्या उपाय होगा, देखिए नेशंस वर देन पोर्ट्रेट एज फीमेल फिगर्स। उन्होंने डिसाइड किया कि नेशन को हम फीमेल फिगर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ इट वर अ पर्सन, ये तो समझ में ही गया। तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, द फीमेल फिगर बिकेम एन एलेगरी ऑफ द नेशन। एलेगरी मतलब सिंबल होता है, ठीक है। तो किसी भी नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका सिंबल यूज़ करने लगा। वो सिंबल क्या था, फीमेल फिगर, कोई एक फीमेल फिगर यूज़ करेंगे एज अ सिंबल ऑफ द नेशन, ठीक है। ये जो फीमेल फिगर होगी ना, जो नेशन को रिप्रेजेंट करेगी, ये कोई पर्टिकुलर वुमेन नहीं होगी, ठीक है, जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। ये बस एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होगा जिसको एक नेशन का फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है फ्रांस का। फ्रांस का एलेगरी क्या है, देखिए, इन फ्रांस सी वॉज क्रिस्टियन मैरिन, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ अ पीपल्स नेशन। तो फ्रांस में नेशन का एलेगरी क्या था, मेरियाना था। क्रिश्चियन मतलब होता है नेम, ठीक है। तो फ्रांस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक महिला का फिगर बनाया गया और उस महिला का नाम क्या रखा गया, मेरियाना, ठीक है। अब ये मेरियाना कोई रियल लाइफ में कोई पर्सन नहीं है, ठीक है, वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है। ये तो बस एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है जो क्या दर्शाता है, द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन। ये दर्शाता है कि ये जो नेशन है वो लोगों का नेशन है, ठीक है। तो ये नाम आप याद रखिएगा, फ्रांस का एलेगरी क्या है, मेरियाना, ठीक है। अब ये एलेगरी का इंपॉर्टेंस क्या है, एग्जाम में आपसे इंपॉर्टेंस पूछते हैं, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंस आप याद रखिएगा। नंबर 1, ये एलेगरी हेल्प करता है टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी, ठीक है। पब्लिक जब भी ये फीमेल फिगर को देखेंगे तो उन्हें ये रियलाइज़ होगा कि वो सब क्या है, यूनाइटेड है, ठीक है, एक साथ है।
और नंबर 2, टू परसुएड देम टू आइडेंटिफाई विथ इट। और जब भी लोग इस फिगर को देखेंगे तो वो कभी भी अकेला महसूस नहीं करेंगे, वो सोचेंगे कि उनके साथ ये पूरा नेशन खड़ा है, ठीक है। जब भी वो इस सिंबल को देखेंगे तो, इस वुमेन को देखेंगे तो ये दो चीज़ उन्हें रियलाइज़ होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंस होता है किसी भी एलेगरी का, ठीक है, किसी भी सिंबल का। तो हमने देखा फ्रांस के केस में फ्रांस का एलिगरी क्या है, मेरियाना है। तो वैसे ही जर्मन नेशन, जर्मनी का जो एलिगरी क्या है वो है जर्मेनिया। जर्मेनिया बिकेम द एलिगरी ऑफ द जर्मन नेशन। एग्जाम में एक पास से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, ठीक है, कि क्या तो ऐसे पूछ लेंगे कि जर्मनिया कौन थी, तो आपको लिखना होगा एलिगरी ऑफ जर्मन नेशन, या फिर आपसे ऐसे पूछ लेंगे कि जर्मन नेशन का एलिगरी कौन था, तो जर्मेनिया लिखना होगा, ठीक है। तो जर्मेनिया देखने में कैसी थी, देखिए, इन विजुअल रिप्रेजेंटेशंस जर्मेनिया वेयर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स। आप ये यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जर्मेनिया का है। तो ये तो बस एक इमेजिन करके एक वुमेन का पिक्चर बना दिया गया है, ठीक है। ऐसा कोई रियल लाइफ में ऐसा वुमेन कोई एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इनका फीचर अगर देखा जाए तो देखिए, जर्मेनिया वेयर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ये एक क्राउन पहनी हुई है ओक के पत्तों का। और जर्मन में ओक क्या चीज़ के लिए स्टैंड करता है, हीरोइज्म के लिए, बहादुरी के लिए, इसलिए इनको ऐसे दिखाया गया है। और देखिए यहाँ पे भी एक चीज़ था, यहाँ पे जो यहाँ पे मेरियाना था, इनका कैसे रिप्रेजेंट किया गया था, देखिए, हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक। जो मेरियाना थी वो रेड कैप पहनी हुई थी, ट्राई कलर में लिपटी हुई थी, कॉकेट था उनके सर पर, ठीक है। ये सब कुछ उनका फीचर था। तो बस यहाँ से इतना ही क्वेश्चन बनता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हु वर मेरियाना एंड जर्मेनिया, तो आपको लिखना होगा दे वर एलिगरी ऑफ फ्रांस एंड जर्मन नेशन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फिर इनका इंपॉर्टेंस पूछ सकते हैं कि ये एलिगरी का इंपॉर्टेंस क्या होता है। फिर आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आर्टिस्ट ने क्या कौन सा रास्ता निकाला, तो दे पर्सोनिफाइड नेशन, ठीक है। पर्सोनिफाई किया और उन्होंने नेशन को पोर्ट्रे किया एज फीमेल फिगर्स, समझ रहे हैं। तो इतना ही बात आप यहाँ से तैयार कीजिएगा और यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेगा नहीं। इसी के साथ ये टॉपिक भी एंड हो जाता है। अब सीधे आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी कुछ कुछ सिंबल का मीनिंग लिखा हुआ है। जैसे कि हम देख रहे थे ऊपर में क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ये हीरोइज्म दर्शाता है। फिर कहीं ब्रोकन चेयर बना हुआ है अगर डायग्राम में, तो वो दर्शाता है कि फ्री हो रहे हैं कोई, ठीक है। फिर यहाँ पे स्वॉर्ड क्या बताता है, रेडीनेस टू फाइट। आप यहाँ पे देख पा रहे थे, ये जर्मेनिया के हाथों में एक तलवार है, तो इसका मतलब क्या है कि वो हमेशा युद्ध के लिए तैयार है। इसका मतलब पूरा जर्मन नेशन युद्ध के लिए तैयार है, ठीक है। फिर ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, ये दिखाता है विलिंगनेस टू मेक पीस। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि तलवार के आसपास ऑलिव के ब्रांचेस भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या दर्शाता है, युद्ध तो करेंगे ही, साथ साथ हम पीस के लिए भी राजी है, शांति प्रस्ताव भी है हमारा। तो ये सब काफ़ी सारा मीनिंग के साथ एक किसी भी एलिगरी को बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेज ऑफ द राइजिंग सन, ये दिखाता है बिगिनिंग ऑफ न्यू ईरा। कहीं है यहाँ पे राइजिंग सन का, हाँ आप पीछे देख पा रहे हैं, जो सूर्य की किरणें हैं ऐसे ऐसे जो येलो येलो उठ रहा है, ये सब बताता है कि एक नया युग का शुरुआत हो रहा है। तो ऐसे ये सब बात यहाँ पे मीनिंग बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये भी एक फीमेल एलिगरी है, ये भी जर्मेनिया का ही है, ठीक है, देख सकते हैं आप। अब आते हैं एकदम लास्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। By the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment. तो 19th century का लास्ट क्वार्टर आते आते तक नेशनलिज्म का वो पहले वाला रूप नहीं रहा। पहले वाला रूप मतलब लिबर्टी होना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए, ये सब अब रूप रहा ही नहीं नेशनलिज्म का, ठीक है। अब क्या हो रहा था कि नेशनलिस्ट ग्रुप बिकेम इंक्रीजिंगली इनटॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड एवर रेडी टू गो वॉर। तो अलग अलग जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे, अलग अलग जो नेशन बन चुके थे, अब वो क्या हो गए थे, इनटॉलरेंट हो गए थे, किसी को दूसरा नेशन बर्दाश्त नहीं हो रहा था और हमेशा रेडी रहते थे वॉर लड़ने के लिए, ठीक है। और ये जो मेजर यूरोपियन पावर्स थे वो लोग क्या कर रहे थे, लोगों का देशभक्ति का जो भावना है, नेशनलिस्ट एस्पिरेशन से उसको मैनिपुलेट कर रहे थे। मतलब लोगों का देशभक्ति का भावना को यूज़ करके वो लोग अपना एम पूरा कर रहे थे। तो इन यूरोपियन पावर्स का अपना एम क्या था, टू फर्दर देयर ओन इम्पेरियलिस्ट एम्स। वो चाह रहे थे कि वो बाकी जितने भी देश है उन सबको क्या बनाया जाए, गुलाम बनाया जाए। तो ये इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है किसी को गुलाम बनाना, ठीक है। और नेशनलिज्म का भावना तो आप समझते ही हैं, देशभक्ति का भावना, ठीक है। तो हम देख रहे थे कि अब कैसे कैसे नेशनलिज्म इम्पेरियलिज्म के साथ एसोसिएट हो रहा था। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे एक बल्कन्स का एग्जाम्पल दिया गया है। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वॉज द एरिया कॉल्ड द बल्कन्स। तो सबसे ज़्यादा नेशनलिस्ट टेंशन कहाँ देखने को मिला, इस एरिया में, जिसको बल्कन बोलते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। द बल्कन्स वॉज अ रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड इथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया हर्जेगोविना और स्लोवेनिया, सर्बिया और बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मोंटेग्नेरो वर हुज इनहैबिटेंट्स वर ब्रॉडली नोन एज द स्लेव्स। तो बल्कन रीजन के अंदर ये सब कंट्री आते थे, ठीक है। और ये काफ़ी यहाँ पे जोग्राफिकल वेरिएशन भी देखने को मिलता था और एथनिक वेरिएशन, अलग अलग टाइप के लोग यहाँ पे रहते थे। और इन सब देश के जो निवासी थे उनको एक टर्म से जाना जाता था, स्लेव्स। इस वर्ड को याद रखिएगा, ठीक है, SLAVS।
अब देखिए क्या होता है, अ लार्ज पार्ट ऑफ द बल्कन्स वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन अम्पायर। दूसरा बात आप ये याद कर लीजिए कि ये जो बल्कन्स था इसका ज़्यादातर हिस्सा कौन कंट्रोल करके रखा था, ऑटोमन अम्पायर कंट्रोल करके रखा था, ठीक है। अब देखिए, द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बल्कन्स टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन अम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। तो जब नेशनलिज्म का न्यूज़ जो है, आइडिया जो है वो यहाँ पे फैला बल्कन्स लोगों में, ये लोग भी सुने कि अब सब नेशन स्टेट यूनाइट हो रहे हैं, और इस साथ ही साथ जो ऑटोमन अम्पायर था जो इस रीजन पे राज करता था ज़्यादातर रीजन पे, तो इस ऑटोमन अम्पायर का भी जो पावर है वो डिक्रीज़ हो रहा था, ठीक है। तो इन दो रीजन से क्या हो गया, ये जो रीजन है बल्कन वाला, ये काफ़ी एक्सप्लोसिव हो गया। एक्सप्लोसिव हो गया मतलब यहाँ पे वाद विवाद काफ़ी छिड़ने लगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो ऑटोमन अम्पायर ने काफ़ी कोशिश किया कि यहाँ पर भी मॉडर्नाइजेशन के थ्रू और रिफॉर्म्स के थ्रू इसको मजबूत बनाया जाए, लेकिन ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया ऑटोमन अम्पायर। एक एक करके जो भी उसके यूरोपियन सब्जेक्ट्स है, मतलब एक एक करके ये जो भी देश है, ये सब क्या कर रहे थे, ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल, उसके कंट्रोल से बाहर निकल रहे थे और इंडिपेंडेंस घोषित कर रहे थे। मतलब ये सब कंट्री ऑटोमन अम्पायर के अंडर से फ्री होते जा रहे थे एक एक करके, ठीक है। बल्कन के जो लोग थे, मतलब ये सब जो लोग हैं, इनका मानना था कि ये लोग पहले क्या थे, इंडिपेंडेंट थे, लेकिन फॉरेन पावर्स आके इन्हें अपना गुलाम बना लिए। इसीलिए ये लोग अपना वापस जो पहले का खोया हुआ इंडिपेंडेंस है वो वापस उसको विन बैक करना चाह रहे थे। ये इन बल्कन्स लोगों का थिंकिंग था। यही सोच के सब इंडिपेंडेंस के लिए रिवोल्ट कर रहे थे। तो एज द डिफरेंट स्लेविक नेशनलिटीज स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, द बल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कन्फ्लिक्ट। तो जैसे जैसे करके ये स्लेविक जो नेशन है, ऊपर जो हमने इतना सारा नाम पढ़ा, ये सब जो स्लेविक नेशन है, तो जैसे जैसे करके सब अपना आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस को इस्टेब्लिश कर रहे थे, वैसे वैसे ये बल्कन एरिया काफ़ी इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट वाला एरिया बन रहा था। और चीज़ें तो तब बहुत ज़्यादा बिगड़ गई जब यहाँ पे जो बिग यूरोपियन पावर है वो भी यहाँ पे दखल देना स्टार्ट कर दी। तो जो पावर है जैसे कि रशिया हो गया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगेरी, ये सब भी आ गए इस रीजन में और अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करने की कोशिश किए। वॉज कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर्स ओवर द बल्कन्स एंड एक्सटेंडिंग इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया। ये लोग सोच रहे थे कि हम यहाँ पे कुछ देश को गुलाम बना लेंगे और यहाँ पे भी हमारा एरिया फैल जाएगा, ठीक है। इस वजह से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है चलते चलते क्या हुआ, दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस रीजन में इतना वॉर छिड़ गया और फाइनली जाके क्या हुआ, पहला विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कैसे नेशनलिज्म कैसे कैसे इंपीरियलिज्म, मतलब पहले था कि खुद का नेशनल स्टेट बनाया जाए, फिर नेशनल स्टेट बनाने के बाद दूसरे देशों को गुलाम बनाया जाए। तो नेशनलिज्म इंपीरियलिज्म के साथ एसोसिएट हो चुका था और इसी वजह से यूरोप में क्या हुआ, डिजास्टर की तरफ गया वो 1914 में, मतलब इसी ईयर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। लेकिन साथ ही साथ वर्ल्ड में कई सारे ऐसे कंट्रीज थे जिसको यूरोप ने कॉलोनी मतलब गुलाम बना लिया था, जैसे कि इंडिया ही हो गया। तो यहाँ पर भी अब क्या आंदोलन छिड़ रहा था इस इंपीरियल डोमिनेशन के खिलाफ, ठीक है। जैसे इंडिया में ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन छिड़ रहा था, तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी इंपीरियल मूवमेंट बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एंटी इंपीरियल मूवमेंट क्या थे, नेशनलिस्ट थे। किस सेंस में, क्योंकि ये लोग क्या चाह रहे थे, इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बनाना चाह रहे थे। मतलब हम लोग भी इंडिया में जो आंदोलन किया ब्रिटिश के खिलाफ, ये आंदोलन जो है इसको एंटी इंपीरियल मूवमेंट बोलेंगे। और ये एंटी इंपीरियल मूवमेंट का नेचर क्या है, नेशनलिस्ट वाला नेचर है। क्यों, क्योंकि हम लोग ये आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग को क्या बन जाए, इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बन जाए। तो इंडिया के केस में ये ट्रू भी हुआ, इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बना, ठीक है। और देखिए क्या लिखा हुआ है, यूरोपियन आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वर नो वर रेप्लिकेटेड। लेकिन यूरोप का जो मॉडल था कि देश कैसे बनना चाहिए, राजा लोग युद्ध लड़ के देश बनाए, तो ये आइडिया कहीं भी रेप्लिकेट नहीं किया गया, कहीं भी दोहराया नहीं गया। अब हर जगह जो कंट्री इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बन रहा था वो अपना तरीका चुन रहा था, और फिर रिपब्लिक करना है या फिर मोनार्की करना है वो कंट्री के ऊपर रहेगा, ठीक है। लेकिन खैर जो भी आइडिया रहे, नेशनलिज्म करने का जो भी आइडिया रहे, डेमोक्रेसी वाला रहे या फिर मोनार्की वाला रहे, एक बात को कोई नहीं ठुकरा सकता है, और वो बात क्या है कि ये रहा, बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज इनटू नेशन स्टेट केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। जो सोसाइटी है वो उसको कंट्री बन के रहना पड़ेगा, ये आइडिया काफ़ी नेचुरल और यूनिवर्सल था। नेशन स्टेट तो बनना ही पड़ेगा, और नेशन स्टेट का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो वहाँ के लोग समझे, वहाँ का जो राजा महाराजा है वो समझे, ठीक है। लेकिन नेशन स्टेट बनाना ही पड़ेगा, ये एक अल्टीमेट ट्रूथ है। तो बस ये यहाँ पे बताया गया है और कुछ है नहीं। तो इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है, ठीक है। तो वीडियो को एंड करने से पहले हम कुछ MCQs यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे, मतलब ये एज अ होमवर्क रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। इसका काफ़ी इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर दे पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज फ्रेडरिक सोरियो। बताइए, नाम तो सुना ही होगा इसका, फ्रेडरिक सोरियो कौन थे, तो कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ग्रीस इंडिपेंडेंट नेशन कब बना, बहुत इंपॉर्टेंट, वीडियो में भी बताए हैं, कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था बताइएगा कमेंट सेक्शन में, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि हु होस्टेड द कांग्रेस ऑफ वियना इन 1815। बहुत इंपॉर्टेंट, वियना कांग्रेस को किसने होस्ट किया था, बहुत बार इसका नाम रिपीट किए थे हम, उम्मीद करते हैं आपको भी पता ही होगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लीड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का यूनिफिकेशन में किसने हेल्प किया था, तो बताइएगा इसका आंसर क्या है, बहुत ईजी। फिर अगला क्वेश्चन है,
व्हाट वाज द बेसिक फिलोसॉफी ऑफ द कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव्स का मेन सोच क्या था, तो काफ़ी ईजी है, इसका भी आंसर आप दे सकते हैं इजीली। और अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेफरेंस टू रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म के मामले में कौन सा स्टेटमेंट राइट है। तो बस तो यही सब कुछ क्वेश्चन है, इन सब का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में, तो एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ऐसे ही वीडियोज़ देखने को मिलेंगे, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है।